नमस्ते, मैं हूं प्राध्यापक बालकृष्ण काटे और मेरे सक्सेस स्टोरीज इस YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत। दोस्तों, ऐसा कहते हैं, ए ब्यूटीफुल लाइफ जस्ट नॉट हैपन लाइक ए मैजिक, बट इट इज रिक्वायर्ड टू बी बिल्ट अप बाय प्रॉपर प्लानिंग विथ पॉजिटिव माइंडसेट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लानिंग विथ डेडिकेटेड एफर्ट्स। बिल्कुल सही कहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को सफलता पानी है तो पूरे नियोजनबद्ध तरीके से अथक परिश्रम करते हुए अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए, तो ही सुंदर स्वप्नवत दुनिया साकार हो सकती है। और यह बात जिन्होंने सही साबित कर दिखाई, ऐसे ही एक अत्यंत क्रियाशील, एनर्जेटिक, एवरग्रीन, चार्मिंग पर्सनैलिटी को आज हम मिलने जा रहे हैं मेरे इस आज के एपिसोड में। आईटी सेक्टर में देश विदेश में जिन्होंने अपनी उत्तम सेवाएं दी, उसके साथ साथ बिजनेस सेक्टर में भी सर्विस, अपार्टमेंट्स और रियल एस्टेट ऐसे फील्ड्स में भी जो अग्रसर रहे, और इतना ही नहीं, सोशल नेटवर्किंग तथा सोशल नेटवर्क इन क्षेत्रों में भी जो सदैव अग्रगण्य है, ऐसे एक व्यक्ति को आज हम मिलने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। उनका नाम है श्रीयुत प्रवीण जी कवड़े। पुणे में मगरपट्टा सिटी में रहने वाले, इतना ही नहीं, मगरपट्टा सिटी के काउंसिल मेंबर जो है, और साथ साथ जिन्होंने देश विदेश में भी अपना पूरा कार्यकाल निभाया है, ऐसे प्रवीण जी कवड़े एक अत्यंत लोकप्रिय व्यक्तिमत्व। इनको आज हम मिलने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। प्रवीण जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रवीण जी को मैंने कभी ऐसा बैठा हुआ कभी देखा नहीं है। ऑलवेज ही इज इन वर्क। जो भी कुछ अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, उस संधि का वो बिल्कुल सोना कर देते हैं। दैट पर्टिकुलरली ही ग्रैब्स दैट अपॉर्चुनिटी वेरी प्रॉपरली और बिल्कुल उसमें यशस्वी प्राप्त कर लेते हैं। और यही रीजन है, मेरे ख्याल से वो कहते हैं, सामान्य लोग बोलते हैं क्लॉक जस्ट वॉच करते हैं, पर प्रवीण जी कहते हैं डोंट वॉच द क्लॉक ओनली, डू व्हाट द क्लॉक इज डूइंग। यानी चलते रहिए, जीवन चलने का नाम, चलते रहिए। और यही मैंने प्रवीण जी को देखा है। जब हम कहते हैं, हमारी डिक्शनरी में एंड इस शब्द का अर्थ अंत है, समाप्ति है, तो प्रवीण जी के हिसाब से अगर देखने गए तो वो एंड का लॉन्ग फॉर्म बना देते हैं, एफर्ट नेवर डाइज। और वैसे ही अगर बिजनेस सेक्टर में उनको कहीं से नकार आ गया, नो ऐसा वर्ड सुनने में आ गया, तो हंसते हंसते कहते हैं, नो का लॉन्ग फॉर्म मालूम है क्या है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एट नेक्स्ट ओकेजन। तो देखो कितनी सुंदर विचारधारा है। और ऐसे व्यक्ति ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो एक भूमिका उन्होंने निभाई है, वो स्पृहणीय ऐसी है। बहुत सारी सीख हम आज के इंटरव्यू में उनसे लेने वाले हैं। उनके इस जर्नी में, उनके कदम कदम पर चलने वाली उनकी धर्म पत्नी जो है, डेफिनेटली मधुवंती, वो भी उतनी ही भाग्यशाली भी है और उनको बिल्कुल सहायता करती है, सहयोग देती है। और दोस्तों, मुझे कहने में बहुत गर्व होता है, प्रवीण जी कवड़े ये मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। हाँ, वो रिश्तेदार तो है, पर मेरे करीबी दोस्त भी हैं। मेरे साली साहब के वो पति हैं, यानी हम उसे मराठी में साड़ू कहते हैं, साड़ू। और ये रिश्ता बहुत गहरा है। बहुत दिनों से मैं उनको देखता हूं, तो उनका एक कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में बैठा है, जो मैं सीखना चाहता हूं पर अभी तक तो नहीं सीखा हूं, वो है कूल माइंड। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में उनका जो कूल माइंड अप्रोच है, रियली अमेजिंग।
मानो हमारे परिवार के वो महेंद्र सिंह धोनी है। तो चलो आज के इस एपिसोड में हम प्रवीण जी और मधुवंती से उनकी यशोगाथा सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। और इस चैनल में मैं प्रवीण जी और मधुवंती का हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते दर्शकों, मेरे इस सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब चैनल को आपने जो ढेर सारा प्यार दिया है उसके प्रति मैं आपके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे इस चैनल पर व्यूज़ और लाइक्स बहुत अच्छे आते हैं, पर मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब जो करना है बहुत सिंपल है। उस YouTube का लिंक खोलने के बाद नीचे सब्सक्राइब जो दिया है वहाँ पे बस टच करना है हमारी उंगली से, वो सब्सक्राइब हो जाता है। उसके बाद में ऑल नाम का एक बटन है वो, और ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कुछ भी चार्जेस भरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका प्यार ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो वेलकम इन माय सक्सेस स्टोरी चैनल। प्रवीण जी, ये मेरा सौभाग्य है, एक तो आप मेरे रिश्तेदार भी हैं और उससे भी ज़्यादा बहुत ही करीबी दोस्त हैं। और अब दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, आप कहेंगे आपके रिश्तेदारों के और इनके आप इंटरव्यू लेते हो क्या, पर एक्चुअली क्या है, अगर मेरे बगल में इतने अच्छे लोग हैं सो व्हाई नॉट आई शुड इंट्रोड्यूस देम, राइट। और इनसे रियली जब इंटरव्यू हो जाएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा lot of things we can learn from him, and definitely मेरा चॉइस अच्छा है, आप कहोगे। तो प्रवीण जी, जो मैंने आपके बारे में देखा है वो मैं दर्शकों के सामने भी लाना चाहता हूँ। आपका स्टार्टिंग का जो एक तो आई थिंक यू बिलोंग टू हायर मिडिल क्लास और इवन मिडिल क्लास फैमिली, और इट इज बिग फैमिली एक्चुअली। तो your total childhood and all that was in struggle, I think। बराबर। तो उसके बारे में आप कह सकते हैं, आप कहाँ के हैं, नेटिव कैसा है, क्या है, थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं? बराबर। सबसे पहले नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है मेरा स्टोरी के बारे में बैकग्राउंड बताने के लिए। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये ऐसा लगा नहीं था कि जिंदगी में ये मुकाम पे मैं कभी पहुंचूंगा। अरे क्या बात है कि मेरा कोई इंटरव्यू लेगा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। Actually, your work is delivering that, definitely। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले वैसे मेरी फैमिली जो है फार्मर फैमिली है और लोअर मिडिल क्लास पुअर बैकग्राउंड से स्ट्रगलिंग वाली फैमिली है। तो मेरा पैदाइश हैदराबाद का है बाय बर्थ। मेरे पिताजी गांव से सबसे पहले गांव के नागरिक थे जो गांव के बाहर पढ़ाई करने के लिए गए थे, हायर एजुकेशन के लिए। कौन सा गांव? वो हैदराबाद आए थे। अच्छा, नहीं और नेटिव कहाँ? नेटिव प्लेस हमारा उजनी बोल के गाँव है, बीड जिला में, अंबाजोगाई तालुका। मराठवाड़ा, हाँ, महाराष्ट्र में ही है। So basically you are मराठी, महाराष्ट्रियन। हाँ, मराठी। तो पहले आदमी तो जो गांव छोड़ के बाहर गए हायर एजुकेशन के लिए, तो उस जमाने में मतलब निजामशाही था, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी पिताजी के लिए। तो पिताजी उधर ही स्टडी करके फिर नौकरी की है हैदराबाद में ही। मेरा जन्म वहीं पे हुआ और बाद में मैंने उनका जो रूटीन है वो चालू किया। मेरे खानदान में मैं भी पहला ऐसा आदमी निकला कि जो देश छोड़ के बाहर गया। क्या बात और वो भी हायर स्टडीज के लिए, जैसे पिताजी ने किया। तो अपन बोलते हैं ना कि फुट स्टेप्स में चलते हैं। करेक्ट। तो अमेरिका जाने का मुझे मौका मिला और मैं वहाँ पे जाके पढ़ाई किया और वहाँ पे नौकरी भी किया। तो इस तरह से हमने उसका लेगेसी जो है चालू किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, चांद पे पहुंचेंगे या कहाँ पे पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आगे चलता है तो हाँ, शहर हो गया, देश हो गया, अभी और अंतरिक्ष शायद हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। वंडरफुल, नाइस। तो आपके एसएससी और 11th-12th का जो पूरा हैदराबाद में हो गया? हाँ, 12वीं तक मेरा मदर टंग तो आपकी मराठी रही होंगी वहाँ पे? हाँ, मराठी। दिक्कत आई होंगी हैदराबाद में?
मराठी का इतना ज्यादा 2-4 फैमिलीज थे, हम लोग क्लोज रहते थे। अच्छा। लेकिन ज्यादा करके तेलुगु बात होती तो थी। तेलुगु आप जानते हैं? हाँ, तेलुगु बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वर्सेटाइल, बहुत वर्सेटाइल। तो मैं अभी कभी भी मराठी बात करता तो बोलते नहीं तुम्हारी मराठी अलग है। उनको पता नहीं चलता कहाँ की है, लेकिन बोलते अलग है। तो बोलते भाई हाँ हैदराबाद से हो, तो थोड़ा हैदराबाद का हिंदी और तेलुगु का मिक्स होने की वजह से टिपिकल मराठी ऐसा है, अलग से तो होता है। फैमिली में कितने मेंबर्स थे आपके? मेरे टोटल 5 लोग थे। सबसे अच्छा। बड़ी बहन है अनुराधा और सबसे छोटी रोहिणी है। अच्छा। और मेरे से एक बड़ा भाई है प्रदीप बोल के, अच्छा। और मेरे से छोटा मनोज। तो मैं एकदम सेंटर में हूँ। अच्छा, क्या? और पूरे सबके सब हैदराबाद में रहते थे? हाँ सब, यस, क्या बात है। सब लोग और हैदराबाद में। आपके फादर की सर्विस कहाँ पे थी? सर्विस थी साउथ सेंट्रल रेलवे। ओके। हाँ, उन्होंने अच्छा, बीएससी किया था हैदराबाद उस्मान यूनिवर्सिटी से, और वहीं पे उनको रेलवे में नौकरी मिली थी। तो अच्छा। उन्होंने वहीं पे कंटिन्यू किया है। तो बचपन में ये जो अभी आज जो मैं आपका देखता हूँ टोटल सेल्फ मोटिवेटेड भी है और आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके संस्कार के बीज कहाँ से आ गए? हाँ, बहुत मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी है वो मेरे पिताजी से मैंने सीखी है। क्या बात। क्योंकि मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन रेलवे लाइन के जो नए का प्रोजेक्ट होते हैं, हाँ। उसके कंस्ट्रक्शन में अकाउंट्स ऑफिसर थे। और बड़े बड़े बिल्डर लोग उनको सूटकेस भर के लेके आते थे। लेकिन उन्होंने कभी उसकी तरफ आंख उठा के देखा भी नहीं है, और वो लेके जाओ बोलते थे। तो इस तरह से मैंने जो ऑनेस्टी या इंटीग्रिटी होती है वो सीखी है। और मेरे माँ ने मुझे करेज, हिम्मत जो होती है कोई भी चीज के लिए देखने के लिए, तो वो मैंने माँ से सीखा है। और डेयरिंग करके जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है लेना है, तो प्रामाणिकपना जो बोलते हैं। माताजी भी सर्विस में थी? नहीं, वो होम मेकर थे। हाँ, लेकिन वो बहुत ही रिलीजियस थी। अच्छा। हाँ, बहुत ही पायस थी और अच्छे संस्कार से हम पूरे फैमिली से देखो, मैं दर्शकों को ये बात कहना भूल गया था, और ये इनका जो एक नेचर मुझे पसंद आता है, मैंने कहा था कूल माइंडेड, तो वन ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन आई हैव सीन इन माई लाइफ। प्रवीण जी के बारे में कहना चाहूँगा, तो वो आपने प्राप्त कर लिया वो गुण आपने आपके पेरेंट्स से, डेफिनेटली पिताजी से। वेरी नाइस। तो इंजीनियरिंग का जो सिलसिला आपका चालू हुआ वहाँ पे, तो आपके 10th तक आपका ये मार्क्स वगैरह ये कैसे थे? और 12th में आपके यहाँ पे जो हैदराबाद में चलता था वो कोचिंग क्लासेस पे आप कितना निर्भर थे, या कौन सा एरिया, ईयर कौन सा था वो पर्टिकुलरली? 82 में मेरा हुआ है 10th। हाँ। और 84 में मेरा इंटरमीडिएट जो कॉलेज बोलते हैं अपन 12वीं। अच्छा। हाँ, वो 84 में हुआ है। 84 तो में। हाँ, 10th तक मैं एवरेज स्टूडेंट था। इंटरमीडिएट में भी थोड़ा सा 60% मार्क्स मिले थे। तो उसके बाद में मेरे दिल में ऐसा चल रहा था कि मुझे आगे क्या करना है। क्या बात। हाँ, तो तभी वो टाइम पे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी या 2 मेन स्ट्रीम्स थे। करेक्ट। तो मैंने सोचा कि कोशिश बहुत की बायोलॉजी में, लेकिन जमा नहीं। तो थोड़ा हमारा सब्जेक्ट आपको ये हाँ, थोड़ा केमिकल लोचा था। तो इसलिए वो जमा नहीं। तो मैंने सोचा कि अपने लिए शायद मैथ्स और साइंस थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने इंजीनियरिंग साइड में किया। और उस टाइम पे नारायणा बोल के क्लासेस थे हैदराबाद में, मतलब काफी फेमस था। सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ता था, इंजीनियरिंग वो देना पड़ता था इंजीनियरिंग करने के लिए। तो ज्यादा करके हमने क्लासेस वैसे हमने लिए नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी के ऊपर वो टाइम पे किया था हमने। और वो एग्जाम आपने क्रैक कर दी पूरी टोटल? हाँ, सीईटी का एग्जाम, यस। तो उसके बाद में इंजीनियरिंग को जब आपको जाने की एक संधि मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो उस टाइम में एट दैट टाइम व्हाट आई हर्ड दैट computer science was a new branch actually. So how you decided that or what are that exact motivation factor कि आप, क्योंकि जनरल में सिविल या मैकेनिकल ऐसे ही ब्रांचेस लोग लेते थे उस टाइम, बराबर, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो you decided to go और select that computer science branch, तो क्या मोटिवेशन था? हाँ, उसका सबसे पहला रीजन ये था कि थोड़ी पिक्चर देखने का शौक था तभी, और इंग्लिश पिक्चर थोड़ा देखते थे। तो मतलब ऐसा एक अलग फील आता था इंग्लिश पिक्चर का। तो मैंने एक जेम्स बॉन्ड की एक मूवी देखी थी, अभी मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक ऐसा छोटा सा मशीन लेता है और वो दिखाता है और वो बोलता है कि ये आगे जाके मतलब अगले 20 साल 40 साल में ऐसा कुछ मशीन बनेगा कि जो आप उसको जो पूछोगे वो
उसका जवाब देगा। क्या बात है। और कैलकुलेशन भी इतना पटापट करता था। आदमी क्या होता है कि 10 बार अगर सेम रिपीट करने को बोलते हैं तो बोलते हैं 11 बार बोलते हैं अरे हट बाजू हट, मेरे को बोर हो गया, बराबर थक जाता है। लेकिन मशीन वो दिखा रहा था पिक्चर में कि तुम 1 लाख बार भी उसको कैलकुलेशन करने को बोलो तो भी वो परफेक्ट आंसर देता है। मतलब वो इमोशनल टच निकाल के उन्होंने मशीन से बनाया था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक इंस्पिरेशन था कि अरे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है। तो उस टाइम पे दूसरे ब्रांचेस से काफी पॉपुलर थे और मेरे को एग्जाम जॉब ओरिएंटेड थे वो। हाँ, हैदराबाद में जो थे वो मिलते थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर रिलेटेड थोड़ा सा इंटरेस्ट चालू हो गया। तो नहीं उसमें फिर आपके पेरेंट्स ने यानी पिताजी ने कुछ ऐसा विरोध दर्शाया होगा ना उस टाइम, अपोज किया होगा कि भाई ये कौन सी ब्रांच आप सिलेक्ट कर रहे हो। क्योंकि उस टाइम जहां तक मैं भी एकेडमी में रहा हूँ तो स्टूडेंट्स को मैं बोलता था कंप्यूटर साइंस का ब्रांच ले लो, तो पेरेंट्स आके मुझे झगड़ा करते थे। बराबर, मुझे बोलते थे यार कुछ भी बता रहे हैं आप लोग, उसको सिविल में नंबर लग रहा है, उसकी सर्विस की गारंटी है, आप क्यों उसको बहका रहे उसको। वैसा नहीं है, आगे चल के फिर वही बात सिद्ध हो गई। बराबर। तो ऐसा कुछ आपको घर से हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, हर एक माताजी पिताजी का जो बैकग्राउंड होता है उसके हिसाब से उनको जो एक्सपीरियंस रहता है और जो अनुभव देखते हैं कि पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं सिविल इंजीनियरिंग करूं। अच्छा। क्योंकि वो टॉप में था तभी। क्या बात है। तो कमाई अच्छी थी उसमें इसलिए वो बोलते थे। इनफैक्ट मैं जब 3rd ईयर में था कंप्यूटर साइंस में तभी भी पिताजी बोलते थे अभी भी देर नहीं हुआ है और पिताजी ऑलरेडी 50% तो हो गया मेरा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है तेरे को जो पसंद है। पे आपने किया कंप्यूटर का? कंप्यूटर मैंने किया नांदेड़ MGM कॉलेज। फिर महाराष्ट्र में आ गए आप? मराठवाड़ा, क्योंकि मुझे आंध्रा में कंप्यूटर वाला नहीं मिल रहा था। वहाँ पे ETC और दूसरे ब्रांचेस थे और कंप्यूटर वैसा था ही नहीं। मतलब पूरे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में वो पहली बार उन्होंने लॉन्च किया था कंप्यूटर वाला। अच्छा। तो ये बहुत ही मजेदार किस्से मतलब। तो उसके वजह से मुझे महाराष्ट्र में आके पढ़ाई करना पड़ा। अच्छा, उसका अब लाइफ को टर्न मिल गया। हाँ, मुझे जो चाहिए था इंजीनियरिंग का वो मिला और जो मेरा फील्ड। लेकिन जब भी कोई नए कोर्सेस आते हैं या नई फैकल्टी आती है तो उसमें एक तो टीचर्स की बहुत कमी रही होगी और सिलेबस क्या है ये भी किसी को मालूम नहीं रहता है। राइट। तो जो डिफिकल्टी स्टार्टिंग पहली बैच अगर आपकी रही होगी उस टाइम तो आपको डेफिनेटली स्ट्रगल करना पड़ा होगा उस टाइम। बिल्कुल, दोनों तरह से, सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं। मेरा जो कॉलेज था वो ब्रांड न्यू कॉलेज था, पहली बार चालू हुआ था। तो हमको सिर्फ कंप्यूटर का ही चैलेंजेस नहीं था, लेकिन कॉलेज में टीचिंग स्टाफ नहीं था क्योंकि फर्स्ट ईयर था हमारा MGM। हाँ, MGM कॉलेज में। मजे की बात यह है कि पहले साल में 100 लोगों का एडमिशन हुआ था और उसमें से सिर्फ 7 लोग प्रमोट हुए थे, पास कोई नहीं हुआ। अच्छा। तो सब लोग एग्जाम लिखने गए और मैक्सिमम लोग फेल हो गए। तो वो जो 7 लोग जो प्रमोट हुए थे उसमें मैं नहीं था। क्या बात है। हाँ, मैं फेल हो गया। अरे बाप रे। तो एक्चुअली अच्छा हुआ क्योंकि जो प्रमोट हो गया उनको किसी और कॉलेज में भेज दिया। अच्छा। और वो उनको फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करना पड़ा, ETC। लेकिन मैं फेल हुआ तो मुझे रुकना पड़ा। रुकने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर कंप्यूटर चालू हुआ। तो जो डेस्टिनी जो होती है कि अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन अच्छा हुआ कि फेल हुआ तो मुझे कंप्यूटर साइंस में आ गया, स्कोप मिला उसके तक इसी तरह। लेकिन वो आपने उस टाइम वो क्योंकि शिक्षा लेते टाइम भी जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल ही है ना। हाँ, एक्चुअली वो आपने किया उस टाइम। उधर मतलब फैकल्टी नहीं था, हमारा प्राइवेट कॉलेज था तो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट को बाहर से फैकल्टी लाना पड़ता था। जो फैकल्टी आ रहे वो पहली बार कंप्यूटर का बुक खोल रहे, हमको पढ़ा रहे, तो वो खुद प्रिपेयर करके आते थे। तो जैसे अभी सब्जेक्ट चेंज होते हैं तो आपको ज्यादा अनुभव है इस बारे में, तो हाँ सिलेबस के बारे में चेंज होते तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। प्रैक्टिकली मजेदार किस्सा है कि 3rd ईयर में हमने पहली बार कंप्यूटर देखा। उसके पहले फर्स्ट ईयर तो पूरा कॉमन रहता है और 2nd ईयर में हमको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे। तो 3rd ईयर में हमने सी दैट इज द कंप्यूटर ऐसे छोटा सा एक रखा था। उसके लिए जूते बाहर रखना है, डस्ट नहीं आना। हाँ, वो डस्ट नहीं आना, ये लैब को पूरा पैक करके रखते थे चाहिए। और वो कंप्यूटर उसको तो दिखाया था। हमने पहली बार तो ऐसे खिड़की से देखा जैसे पिक्चर देखते हैं वो सी दैट इज द कंप्यूटर बोल के। ऐसा बहुत मजेदार किस्से थे। लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया और स्टूडेंट लाइफ भी था अच्छी तरह से। पॉजिटिव अप्रोच लेके चलने वाली जो बात है यहाँ से चालू होती है, यानी बीच में छोड़ना नहीं है।
कंटिन्यू जाना ही है, ये जो है पर्टिकुलरली दैट इज रियली वंडरफुल। फिर बाद में ऐसा आजकल जैसे कैंपस चलते हैं वैसे कैंपस में आपको कहीं जॉब मिला वहां पे? नहीं, तभी कैंपस इंटरव्यू था ही नहीं था। अच्छा। इनफैक्ट हम लोग जब 89 में मेरा कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, तो उस टाइम पे हम लोग नियरेस्ट प्लेस जो था हैदराबाद में आए थे नौकरी करने के लिए। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट ए पेड जॉब। बाकी सब लोग तो फ्री में करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो कंप्यूटर था ही नहीं ना, तभी इतना डिमांड भी नहीं था। तो हम लोग कंप्यूटर करके आए तो लोग बोलते थे सर प्लीज गिव मी चांस, आई विल डू इंटर्नशिप, आई विल वर्क 6 months। सो ऐसा हुआ था। मेरे को लकीली पहचाना से एक कंप्यूटर का कंपनी मिला था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। उसमें पीसी असेंबल करना था और कस्टमर को देना था। अच्छा। तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह का ज्यादा काम नहीं था। हाँ। लेकिन उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन की लैन एसेटा बोल के, अभी बशीरबाग हैदराबाद में थी वो। अच्छा। तो वहां पे मैंने काफी लैंग्वेजेस वगैरह सीखे और पढ़ाए भी। तो 1 साल मैंने सॉफ्टवेयर का पार्ट तब से चालू हो गया क्या? हाँ, सॉफ्टवेयर का पार्ट तब से चालू हो गया। पढ़ाई में था या वहां पे चालू हो गया फिर? नहीं, पढ़ाई में हम लोग को थेरेटिकल था, लैंग्वेजेस थे। पढ़ाई में हमने थोड़ा प्रोग्रामिंग किया था, लेकिन उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने वहां पे किया था। तो वहां पे मैंने कोचिंग क्लासेस जैसा होता है आपका, उसी तरह हमारा कंप्यूटर का कोचिंग क्लास था। तो उसमें स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन वहां पे मेरे को एक जिद पकड़ी हुई थी कि मेरे को इधर नहीं रुकना है। अच्छा। मुझे आगे और कुछ तो भी करना है। तो दिन भर काम करते थे, रात में हम लोग लैब में बैठते थे, 2-2 बजे तक सुबह तक पढ़ते थे। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। सेल्फ लर्निंग यस, वंडरफुल। और ये अमेरिका में होती है, AT&T में होती है, न्यू जर्सी में, जहाँ पे उसके फाउंडर मेंबर्स थे वो थे। तो ये सब बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि कहीं ना कहीं मेरे को कनेक्ट हो रहा था कि नहीं, मुझे भी ये करना है। हाँ, इधर जाना है। तो फिर जहाँ पे MS का थॉट आ गया माइंड में, MS करने का। एग्जैक्टली। तो थ्रू कंपनी आप चले गए या कैसे चले गए? नहीं, वो टाइम पे कंपनी का कुछ था ही नहीं। अच्छा, आजकल होता वैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तभी सिर्फ स्टूडेंट वीसा था। और स्टूडेंट वीसा के लिए क्या है कि लकीली मेरे जो कॉलोनी में जो 2-4 लोग फ्रेंड्स थे, तो उसमें से 1 साल पहले मेरे से जो पास आउट हुए थे, तो मैकेनिकल में थे, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, तो वो अमेरिका पहले गए थे। अच्छा। तो वो कभी इंडिया आते थे तो मुझे बताते थे कि तू भी आ जा, बहुत अच्छा है, कंप्यूटर के लिए स्कोप बहुत है, ऐसा वो बताते थे। तो उनके सपोर्ट की वजह से मेरे को अमेरिका पॉसिबल हुआ। वंडरफुल। और अमेरिका जाने के टाइम पे मैं एक्चुअली मेरा लाइफ का जो क्रेडिट है वो मैं देना चाहता हूँ कि श्री रमेश चावला जी बोल के। अच्छा। वो मेरे दोस्त, अभी दोस्त भी है और मेरे सीनियर भी थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया और कॉन्फिडेंस दिया कि प्रवीण तो आ जा। अच्छा। क्योंकि हमारा थोड़ा कैसे है कि मिडिल क्लास फैमिली था। करेक्ट। और मेरे पिताजी सभी को इतना पैसा देके पढ़ाई नहीं करा सकते थे। और 2 भाई थे, बहन भी तो हाँ, छोटा भाई था और बहन भी थी। तो पिताजी ने पूरा मेहनत करके 1-1 रुपया जमा करके, क्योंकि ईमानदारी का पैसा था, इसमें बाहर का कुछ पैसा नहीं था। तो मेरे लिए उन्होंने जमा करके पैसे दिए। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एक तो US जाना, अननोन प्लेस में जाना, और फिर उधर जाने के बाद फीस के लिए पैसे नहीं है। पढ़ाई के लिए फिर कैसे वहां पे मैनेज करते? ये डिफिकल्ट था ना। अभी फीस तो देनी चाहिए थी ना कम से कम। हाँ। तो उतना बजट नहीं था। नहीं, सिर्फ मेरे पिताजी के पास 1 वे टिकट अमेरिका जाने का। अच्छा। तभी 18,000 रुपया कुछ तो भी टिकट था। अच्छा। तो बस उसी में हम लोग मैनेज किया। मैंने रमेश जी को बोला कि रमेश जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बोले तू आ जाए, इधर क्या करना है हम देख लेंगे। सो दैट गिव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक ही चेंज माय एंटायर लाइफ। मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो मेरे दोस्त आए, मेरे जो साथ में लोग आए, बिकॉज आई वेंट देयर, दे आल्सो केम। सो ही इज द सीड, आई विल गिव क्रेडिट टू हिम। डेफिनेटली। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये इनको जैसा किसी ने हेल्पिंग हैंड दे दिया, चावला जी की बात कर रहे हैं। यस। तो मेरे लाइफ टाइम में मैं जो देखा हूं प्रवीण जी को, ही हैज गिवन हेल्पिंग हैंड टू सो मेनी पीपल फर्दर। जब आप एस्टेब्लिश हो गए तो ये बिल्कुल आगे सिलसिला आपने चालू रखा। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वहां पे जाने के बाद जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन तो कंफर्म था। हाँ, ओनली फीस वाज नॉट देयर। हाँ, I-20 मिला था। अच्छा। जिनके पास पैसा होता है ना, देखो किस्मत कैसे खिलती है। जिनके पास पैसा था उनको वीजा नहीं मिला। क्या बात है। और मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे को वीजा मिला। सो द ओनली अपॉर्चुनिटी आई हैव टू टेक ए चांस एंड देन गो देयर।
और वो जो मैं बोला ना करेज और डेयरिंग जो सीखा है, वो मेरे माँ ने मुझे बताया की अरे तू मर्द मराठा है, जा पुढे. क्या बात है. हाँ, असं म्हणजे घबरायचं नाही. सो शी ऑलवेज यूज्ड टू बूस्ट मी, जैसे माँ करती है बच्चों के लिए. एंड दैट रियली हेल्प मी. नहीं, अभी वहां पे ठीक है, ये जाना तो ठीक है, लेकिन सभी चीजें आपके लिए नई थी. मेरे ख्याल से पहला एक्सपीरियंस रहा होगा फ्लाइट का. यस यस. या पहला एक्सपीरियंस वहां पे जाने के बाद वो जो टोटल वहां का जो विंटर है, स्नोफॉल है, वॉट इट में भी, तो और दिक्कतें भी आई होंगी डेफिनेटली. ओह यस. तो उसके बारे में हमें कुछ बताओ. बिल्कुल, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जियोग्राफी. अच्छा. तो भूगोल बहुत अच्छा लगता है. मैं मैप 24 घंटा भी देखते बैठ सकता हूँ. अच्छा, क्या और ये भी मेरे ख्याल से इनबॉर्न टैलेंट है. या फिर मेरे पिताजी का दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी इंडिया में बैठ के अमेरिका के न्यूयॉर्क के गली का नाम बताते हैं. सो ही वाज आल्सो वेरी मच इनटू दिस. तो पहली बार जब मैं अमेरिका गया तो यहाँ से लंदन का मेरे ख्याल से 7 घंटे का फ्लाइट था, और उधर से यूएस का 9 घंटे का. वो पैसिफिक अटलांटिक ओशन क्रॉस करना पड़ता है, वो ज्यादा लंबा था. तो पूरा 16 घंटे में सोया नहीं. ओहो. बिल्कुल आंख भी नहीं झपकी मैंने. मेरा जो पहला मेडन फ्लाइट था हैदराबाद से मेरे को मुंबई या दिल्ली जाना था. सो 1 घंटे में मैं दूसरे जगह पहुंच गया. तो मुझे ताजुब हो रहा था कि अरे मैं चांद पे तो नहीं आ गया. क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत यूनिक पहले वाला बोलते हैं बच्चे साहब, ऐसा पहला वाला एक्सपीरियंस. एब्सोल्युटली 16 घंटे में उधर उतरने तक सोया ही नहीं. बोला कौन सा कंट्री आ रहा है, उसका जियोग्राफी क्या है, अल्टीट्यूड कितना है, पता नहीं क्यों चाहिए, लेकिन इट इज जस्ट क्यूरियोसिटी. टिकट की मारामारी थी, तो आप वो वार्म क्लोथ वगैरह ये पूरा बंदोबस्त कैसे किए होंगे, जैसा आई कैन नॉट इमेजिन. अरे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी. हम लोग जब पहली बार गए तो जनवरी में गया था. हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर में मेरा एडमिशन हुआ था. तो वहाँ पे और 2-3 लोग आए थे दूसरे एडमिशन के लिए. तो उनके साथ हम लोग जब हमारे रूम से, दोस्त के रूम से कॉलेज जाने तक हमारे 10 मिनट का पैदल चलने का रास्ता था. तो मेरे साथ जो दोस्त था ना, जैसे ही हम लोग कॉलेज पहुंचे वो बेहोश हो गया. ओह, बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम कोल्ड. एक्सट्रीम कोल्ड. Not at all having any. We are not used to it. ओहो. हम लोग जैकेट पहने थे, लेकिन वो अपना थोड़ा सा स्टाइल का. हाँ, इंडियन स्टाइल का था. वो इतना मोटा वाला डबल वाला नहीं था. वो सुबह 10 बजे निकाल के फेंकना पड़ता है. हाँ, तो वो बेहोश हो गया. तभी मुझे लगा कि भाई इंडिया का नहीं चलेगा, इधर अपने को थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी. क्योंकि मुझे मालूम है जब हम पहली बार जा रहे थे यूएसए, तो प्रवीण जी ने बताया था, मधुवंती ने बताया था कि आपको वार्म क्लोथ खरीदनी पड़ेंगे. बोले मेरे पास जैकेट है, सूट है, सब है. नहीं, वो नहीं चलता. बोले पर्टिकुलर प्रवीण जी कैरी मी टू दैट पर्टिकुलर शॉप इन पुणे, और वहां से हमने खरीदी किए थे. वो थर्मल बोल के अंदर से पहनना पड़ता है. वो बहुत जरूरी होता है. पहली बार गया तो हमारे पास वो था. लेकिन वो पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं एस्ट्रोनॉट ही बन गया हूँ. अपने को बनियान की आदत है. अच्छा. तो वो, लेकिन आप वो हेल्थ के हिसाब से आप वहाँ पे फिट हो गए, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ? ऐसा अडैप्ट करना पड़ा. यस, अडैप्टेशन इज द की इन माय लाइफ, आई वुड से. क्या बात है. सिचुएशन के हिसाब से अडैप्ट किया है वहाँ पे. यस. और पैसे का बंदोबस्त कैसे होते हैं? अरे बाप रे. बहुत ही क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है. आज हम देखते हैं जो अभी इतने पैम्पर्ड चाइल्ड हो गए पूरे, कि पूरी उनकी तैयारी करके देना पड़ता है. बराबर. यानी फूड का, इसका, उनका, वहाँ का पूरा, अभी आजकल तो नेट पे सब मिलता है. वो पूरा बंदोबस्त होने के बाद, फाइनेंस पूरा होने के बाद ही वो चले जाएंगे. बराबर. नहीं तो नहीं जाएंगे, या पेरेंट्स भी नहीं भेजेंगे. बराबर. तो आपने कैसे मैनेज किया वहाँ पे? वो बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए. अच्छा. क्योंकि वहाँ पे जो क्या है कि अमेरिका में एक सिस्टम है कि आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, मतलब आपके पास पैसा है, इसीलिए आप फॉरेन कंट्री जा सकते हो. तो वो फीस है ना 3 टाइम्स चार्ज करते थे. अच्छा. तो अगर अमेरिकन सिटीजन है तो उसको 1,500 फीस थी. लेकिन हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उनका हमको 4,500 रुपया लेते थे. आज भी वैसा ही है मेरे ख्याल से. अभी भी वैसा ही है. और वो 1 सेमेस्टर का था, ऐसे 2 सेमेस्टर. 3 टाइम्स. हाँ. तो 3 टाइम्स मतलब $9,000 मेरे को कमा के, अच्छा, मुझे फीस भरनी थी. क्या बात. और वो बहुत ही स्ट्रगल था, क्योंकि मैं घर में पूछ नहीं सकता, क्योंकि इतना सपोर्ट था ही नहीं, पॉसिबल नहीं था.
पिताजी को फैमिली भी था, मीडियम क्लास थे, इतना भी गहरे गुजरे नहीं थे, लेकिन ये जो इंटरनेशनल एक्सपेंसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आते हैं वो हिसाब से। और वो क्या होता है जनरली माइंडसेट एक ऐसा हमारे यहाँ के लोगों का कि उतने इसमें हम यहाँ पे कुछ रियल एस्टेट का प्लॉट लेंगे, फ्लैट लेंगे तो कुछ भी लाइफ का फिर रिटर्निंग ये भी हो जाएगा, ये एजुकेशन का क्या बोल सकते हैं, लड़का वहां पे जाके स्टडी करेगा और कुछ करेगा। हाँ, तो इसमें आपने वहां पे जॉब की है फिर कमाने के लिए? हमने जॉब की है लेकिन अनऑफिशियल की है। अच्छा। क्योंकि हम लोग स्टूडेंट वीजा पे गए थे, F1 बोलते हैं उसको, और स्टूडेंट को अलाउड नहीं है वर्क करना। अच्छा। बाहर में ओनली कैंपस में कर सकते हैं। कैंपस में भी सिर्फ 4 घंटा देते हैं वो। ये कौन से साल की बात है? 91। यानी आज के हिसाब से उस टाइम इंडियन पॉपुलेशन वहाँ पे कम ही होता, बहुत कम था। न्यूयॉर्क या कहाँ पे थे? मैं कैनेटिकट, न्यूयॉर्क के पास में था। अच्छा। कैनेटिकट बोल के। इंडियन पॉपुलेशन वाज वेरी लेस आई थिंक एट दैट टाइम। हाँ, वहाँ पे ऐसा जनरल पॉपुलेशन था ही नहीं, जो भी जाते थे स्टूडेंट्स बोल के जाते थे। या फिर कोई रिसर्च वाला है, PhD वाले, तो एकेडमिक अपना ज्यादा प्रेजेंस था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में ही रहते थे। लेकिन जॉब मिलते थे आपको ऐसे? और जॉब्स मिलते थे, जैसे थैंक्स टू वी हैव ए गुड पॉपुलेशन न्यू जर्सी में, पटेल लोग जो बिजनेस वाले हैं, तो उनके पास हम लोग फिर और जॉब्स करते थे। अच्छा। मैंने पैसे कमाने के लिए 18 घंटे एक शिफ्ट की है। तो आपको ये कभी देखते होंगे UPS बोल के एक ट्रक जाती है, यूनाइटेड पार्सल सर्विस। अच्छा। उसमें वो बॉक्सेस हमने लोड किए है मैंने। तो उसको हम 2 बजे की शिफ्ट चालू होती थी, 6 बजे तक हमको छोड़ते थे, 1 सेकंड भी फुर्सत नहीं देते थे वो लोग। और वो रात के 1 बजे हम लोग साइकिल लेके निकलता था, मैं अकेला, ठंडी के दिस में, और वो हमको देते थे घंटे का $3। क्या बात! मतलब $12 कमाने के लिए हम लोग साइकिल पे जाते थे 1 बजे, और रास्ते में वहां पे थोड़ा सा हमारा जो एरिया था, तो वहां पे मगिंग होता था। मगिंग मतलब बंदूक दिखाते हैं कि तेरे पास कितना पैसा है, मेरे को दे दे। तो हम लोग जेब में $5-10 देते थे, रख के जाते थे, क्योंकि अगर उसको पैसा नहीं दिया तो सीधा गोली मार देते थे। यानी कमाना है तो दूसरे के देने के लिए। हाँ, इतना रिस्की था वो। तो मैंने वहां पे सुबह उठ के न्यूज़पेपर डिलीवरी किए हैं, ये जो शॉप्स होते हैं उसमें 18 घंटे काउंटर के ऊपर काम किया है। यूनाइटेड पार्सल सर्विस में बॉक्सेस जो हेवी होते हैं उसको बराबर पैक करनी पड़ती है, वो किया है। तो इस तरह से और जॉब्स करके वो एक्चुअली आज का इनका जो एम्पायर मैं देखता हूँ, वो देखने के बाद तो ये बिल्कुल अनबिलीवेबल फैक्ट लगता है मुझे, क्योंकि मेरे लाइफ में थोड़े लेट आ गए प्रवीण जी, पर ये जो उन्होंने किया है रियली स्मरणीय है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट ऑल। दूसरी बात, एक क्योंकि एक थोड़ी इसकी जानकारी मुझे कब हुई थी, एक बार हमारे बेटे को आपने कहा था पिज्जा के बारे में जब चल रहा था, पिज्जा डिलीवरी के बारे में, तो आपने बताया था एक सेंटेंस आपका वो बिल्कुल दिमाग में बैठ गया उनके, कि आई वाज एट बोथ द एंड्स। वेरी ट्रू फॉर दैट पिज्जा। यस। तो रियली आंख में पानी आ गया था यार। एब्सोल्युटली। यानी यू डिलीवर्ड द पिज्जा एंड नाउ यू आर जस्ट कलेक्टिंग पिज्जा फॉर एंटायर फैमिली ऑफ दैट मे बी 20 मेंबर्स, व्हाट आर द मेंबर्स। एग्जैक्टली। क्या बात है। तो जब पिज्जा डिलीवरी जब आता है, आई फील कि व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, और उसको क्या जरूरत होती है, तो यूजुअली आई टिप देम। और वो ऐसा यहाँ पे जैसा चलता तो 30 मिनट्स में डिलीवरी वगैरह वैसा कुछ था? सेम डोमिनोज का पिज्जा वहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो पिज्जा हट बाद में चालू हुआ था, तो 30 मिनट के अंदर हमको डिलीवरी करना, और वो डिलीवरी करने के लिए आपकी खुद की गाड़ी चाहिए थी। तो मुझे जो कमाया हुआ पैसा है, वो पैसा, क्योंकि सुबह में मैं काम करता था UPS में, उसके बाद में न्यूज़पेपर डिलीवरी करना था, और फिर रात के टाइम पे हम लोग ये डिलीवरी का काम चालू कर। पिज्जा सुबह उठ के तो कोई ऑर्डर नहीं करता है वो थोड़ा सा जैसे इवनिंग होता है, फ्राइडे को होता है, बहुत सारे लोग कल्चर ही उधर का वैसा है। तो फिर उसके लिए कार हमने खरीदा सेकेंड हैंड वाला, और वो लेके फिर उससे और थोड़ा इनकम बढ़ाते बेटे से स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल मेकिंग मनी। कोई भी ऐसा भाग के आता होगा। आता हुआ एब्सोल्युटली। एक्चुअली यू फेस दैट। यस यस। लॉट ऑफ दैट थिंग्स देयर एक्चुअली। तो ये MS का कालावधि, ये जो स्ट्रगल आपका चल रहा था, ये कितने 2 साल 3 साल कितने लगे? नहीं, वहाँ पे 1.5 साल का रहता है, 3 सेमेस्टर रहते हैं। अच्छा। वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम और क्वार्टर सिस्टम रहता है, तो मेरा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर। यू वेर फ्रॉम कंप्यूटर ब्रांच, आपको अलग से कुछ नहीं
करना पड़ा? नहीं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर था, इसीलिए अच्छा हुआ। और मैं जो यहाँ पे 4 साल सीखा था, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में था, नया लॉन्चिंग था, फिर भी वी वर एट पार विद द यूएस अंडर ग्रेजुएट्स। सो वो मुझे ताजुब लगा, क्योंकि आप यूएस में ही पढ़ रहे तो बहुत ही आगे है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी है वो डेफिनेटली एडवांस लेवल में है। तो वो टाइम पे मैं बराबर पहुंचा। तो ये सिलसिला कब खत्म हुआ? ये यानी एमएस होने के बाद तुरंत आपको जॉब मिल गया? हाँ, एमएस होने के बाद उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा? नहीं, वहां पे कंप्यूटर में काफी डिमांड था तभी। अच्छा। तो सबसे पहला मेरा देखो किस्मत क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, IBM में मेरा पहला जॉब पोस्टिंग हुआ था। वंडरफुल। सो आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ इट कि IBM में मेरे को कभी नौकरी मिल सकती है बोल के, बिकॉज इट इज लाइक एवरीवन्स ड्रीम कम ट्रू कि IBM में नौकरी मिले। और उस टाइम वो जॉब अच्छे पैसे देने वाला था? यस, गुड पैकेज, एनुअल पैकेज। हाँ, डिसेंट सैलरी था वहाँ पे, पैकेज अच्छा था। ये पीरियड में आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह वहाँ पे हुए तो उसके लिए क्या था बंदोबस्त? यानी हेल्थ का पॉलिसी वगैरह था? हाँ, इंश्योरेंस लेना पड़ता है करते टाइम। यस। अच्छा, इंश्योरेंस लेना कंपलसरी था। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे इंश्योरेंस पे ही पैसे ज्यादा लगते हैं। बिल्कुल। अच्छा। वहाँ पे हेल्थ बहुत एक्सपेंसिव है। आप अगर इंश्योरेंस नहीं लोगे तो फिर जिंदगी भर पैसा भरते बैठे। उससे अच्छा तो इंश्योरेंस वाला को देना बेटर है। अच्छा। और ये क्रेडिट कार्ड वगैरह सिलसिला वहाँ पे चलता था? बहुत चलता है। अच्छा, उधर का इकोनॉमी ऐसा है, मंडे टू फ्राइडे कमाने का, सैटरडे संडे कमाने का, फिर मंडे टू फ्राइडे कमाने का। सो उनका डायनामिक इकोनॉमी है। लेकिन हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स। यानी पहली सर्विस जब मिल गई तो आप सेटल होने लगे वहां पे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल से कम 10-12 साल आप वहां पे रहे। 12 साल था। एंड यू क्रिएटेड योर ओन हाउसेस एंड एवरीथिंग। आई थिंक आपका उसमें बहुत बड़ा ये रहा। मैं जब MS कर रहा था तभी तो मेरा स्टडी का तो था ही स्ट्रगल, पैसे कमाने का, लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ भी चल रहा था तभी। तो वो उनके बारे में तो मैं पूछना चाहूंगा कि यानी प्रवीण जी हमारी जिंदगी में कैसे आए, और वो लव स्टोरी उनकी कैसी रंग ला रही थी। मेरे ख्याल से MS के टाइम में चल रहा था या सर्विस लगने के बाद चल रहा था, ये मुझे इतना मालूम नहीं। MS के टाइम पे था। और व्हाइल ऑन स्टूडेंट वीसा मैं 2 बार इंडिया आया। अच्छा। और आने का जाने का खर्चा आपने किया? हाँ, वो एडिशनल मेरे को बर्डन हुआ था आपके लव बर्ड को मिलने के लिए। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो USA में आता था तभी तो मोबाइल फोन नहीं थे, किसी के घर में लैंडलाइन नहीं थी, तो बस ऐसा ही लेटर से कम्युनिकेशन होता था। तो वो मतलब एडिशनल बर्डन था मेरे लिए। और जब मैंने MS कंप्लीट किया तो मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझा था कि कर्जा यूनिवर्सिटी, मतलब लोन बाहर से नहीं लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी को मुझे देना था। तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप पास तो हो गए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कर्जा पहले कर्जा क्लियर करो। बोले ठीक है, रख लो, मेरे को नौकरी मिल गया, सर्टिफिकेट से क्या मतलब है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि नहीं, आई नीड सर्टिफिकेट। सो मैंने उनका पूरा बोझा क्लियर किया, क्या बात, यूनिवर्सिटी का, और फिर सर्टिफिकेट लिया मैंने। जब नौकरी लगने के बाद। शादी उसके बाद में हो गई? नहीं, शादी होने के बाद मैंने वो क्लियर किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा जमा हो गया था यूनिवर्सिटी में जो मेरे को पेमेंट करना था। तो ये मधुबंदी आपकी लाइफ में कैसे आ गई? हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जब अंडर ग्रेड में था MGM कॉलेज में नांदेड़ में मैं पढ़ाई करता था, तो वो एक्चुअली मेरी लैंडलॉर्ड जो मालिक होते हैं, घर के मालिक, उनकी बेटी थी। अच्छा, क्या बात। तो वहीं से थोड़ा सा अपना कनेक्शन जुड़ गया, लेकिन उधर कुछ हुआ नहीं था। तो हम लोग उस टाइम में कहते बीड़ या औरंगाबाद में कुछ भी थे। बीड़ में था, बराबर 93 के आसपास मुझे। 93 में आपकी शादी हो गई? अच्छा। 94 में शादी हुई। सो 92, 93 मेरे को इधर आना पड़ा थोड़ा सा। वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्चुअली। वो जो स्टोरी है ना, उसमें सब कुछ है। अच्छा, फ्रेंडशिप है, इमोशन है, रोमांस है, फाइटिंग है, और क्या बोलते हैं, अलग एपिसोड बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अलग बहुत बढ़िया पिक्चर बन सकती है साथ में लेके। अच्छा। और वो क्या उठा के लेके जाता ना, इलोपिंग बोलते हैं उसका, वैसा किया। हाँ, वो भी है। सो एवरीथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट has done almost everything in the life. Almost everything I will say. जो मैंने देखा है प्रवीण जी को, तो बिल्कुल सब चीजें की है, एलोपिंग है या सब भी है। लेकिन हमें खुशी ये है कि that
इट टर्न ए वेरी सक्सेसफुल लव मैरिज। एब्सोल्युटली। क्योंकि उस टाइम में ऐसा रहता था, यानी वो गलत भी, यानी रूमर्स भी रहे होंगे कुछ, मैं उसके लिए कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे लेबर का प्रॉब्लम रहता था, इसलिए शादी करके लेके जाते थे। हाँ बिल्कुल, सही है। यस यस। हाँ, यानी लव इसमें फिर इसके मैरिज करके जो लेके जाते थे, बिल्कुल। एंड लेटर ऑन दे वर फ्लर्टिंग एक्चुअली आउटसाइड, ऐसा कुछ भी होता था। ऐसा होता था, कुछ केसेस थे, गल्फ में भी होता था। और होता भी है अभी भी। तो उस वजह से वो, लेकिन इसमें मधुवंती का भी श्रेय है, और दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया था, एंड देन यू सक्सीडेड देयर। हाँ, वो मतलब बहुत लंबी स्टोरी है, वो अलग बना सकते हैं, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहता हूँ। मेरे जो दोस्त थे, मेरे साथ MGM में पढ़ते थे, तो वो भी मेरे बाद में उधर MS करने के लिए आए। अच्छा। तो उसमें के श्रीनिवास बोल के एक मेरा जो दोस्त है, अभी वो हैदराबाद में रहता है, उसने, और उदय भास्कर रेड्डी बोल के, वो दोनों ने अमेरिका में मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। क्योंकि मुझे मेरी बीवी को कमाना पड़ा, क्या मिली नहीं। करेक्ट। सो वी हैड ए स्टोरी बिहाइंड आवर मैरिज, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी भी जब दोस्त मिलते हैं तो बोलते हैं, यार तेरा लाइफ स्टोरी में कुछ तो तूने कमाया। थ्रिल कमाया। और मुझे यहाँ पे लोकल में चंद्रकांत वैद्य बोल के जो थे, नांदेड़ में, उन्होंने काफी हेल्प किया है, और उनके वजह से मेरा मैरिज सक्सेस हुआ है आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल। उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, बट आई वुड डेफिनेटली गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस पीपल। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मुझे मधुवंती जो मेरी डार्लिंग है वो शायद नहीं मिलती। लेकिन ये जो थ्रिल आपने किया उसकी वजह से तो मेरा फायदा क्या हुआ, आई गॉट वन वेरी क्लोज फ्रेंड, आई विल से। एब्सोल्युटली वंडरफुल। चलो आगे क्या अच्छा ही होता है। तो उसके बाद में जब मधु वहां पे आ गई तो आपकी जिम्मेदारी डबल हो गई इसमें। बिल्कुल। एक तो लोन रिपेमेंट है, ये है, तो फिर दोनों ने जॉब किया वहां पे या कैसा किया है? क्योंकि नहीं, मेरा जो स्टूडेंट वीजा था उसके बाद में मैंने H1 पे किया, जो एम्प्लॉयमेंट वीजा बोलते हैं। तो मेरी वाइफ होती है H4, मतलब डिपेंडेंट। अच्छा। तो डिपेंडेंट को अलाउड नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उसको फिर हमने थोड़ा सा कंप्यूटर कोर्सेज सिखाया, और उसको इंग्लिश भी थोड़ा सीखना था, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश इतना बोलने की आदत नहीं थी, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस हुआ था वहाँ पे। तो इट वाज डेफिनेटली अ लॉट मोर बर्डन टू हैंडल द फैमिली, लेकिन द इनकम वाज गुड। अच्छा। एंड वो जो मैं रहता था, मिनेसोटा में रहता था, रॉचेस्टर में, तो वहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा सा एंजॉयिंग वाला था, न्यूयॉर्क जैसा भागदौड़ वाला नहीं था। सो वी यूज्ड टू एंजॉय वीकेंड्स एज वेल एज वीकडेज। नाइस। यस। तो वहाँ पे आपके दोनों किड्स जो या उनका बाय बर्थ दे आर अमेरिकन, आई थिंक। हाँ, दोनों सन एंड डॉटर बाय बर्थ दे आर सिटीजन, दे बोथ आर बोर्न इन न्यू जर्सी। ओके। यस। तो ऐसे बाद में प्रमोशन ऐसा होते गया, या कैसा था वहाँ पे स्ट्रगल सर्विसेज में? कंसल्टिंग का जॉब था। तो कंसल्टिंग कंपनी अलग अलग कंपनीज को बेचती थी। अच्छा। तो सबसे पहले मेरे को जब IBM के बाद में जब मुझे नौकरी मिली न्यू जर्सी में, तो बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, IEEE बोलते हैं उसको। अच्छा। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। So IEEE is like kind of IIT, IIM. अच्छा। Not a educational system, but it is a governing body. तो आप अगर कुछ भी नया बनाते हो, रिसर्च करते हो, तो प्रेजेंट करने के लिए आपको वहां पे बुलाते हैं। वंडरफुल। तो जैसे नोबेल प्राइज का होता है, राइट? इट इज सिमिलर टू दैट। सो दिस इज मोस्टली फॉर द इंजीनियर्स। अच्छा। तो वो कंपनी में मुझे जॉब मिला। देन आई फेल्ट रियली प्राउड कि एज ए इंजीनियर वर्किंग एट ए प्लेस वेयर दे क्रिएटेड इंजीनियर्स। So that was my first very satisfying in my life. Very nice. कि वहाँ पे मुझे नौकरी तो आजकल ये जैसे इंटरव्यू चलते हैं, 2-2 3-3 दिन चलते हैं, 4-4 घंटे के रहते हैं, मैं देखता हूँ मेरे दामाद जी को। बराबर। तो वैसे ही उसका सिलेक्शन प्रोसेस था? नहीं, इतना लंबा नहीं था वो टाइम पे, कम था, कंपटीशन वाज लेस। हाँ, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है सर, 100% इंटरव्यूज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। क्या बात। Every interview in my life that I have cleared first attempt, I got into that company. Wonderful. No matter which company it is. तैयारी तो करनी पड़ती होगी ना? बिल्कुल। बिल्कुल। ये है, ऐसा थोड़ा मैजिक थोड़ा है वो। It is not a magic. What I mean to say, it is not a magic at all. Yeah, absolutely. तो ये एक्चुअली मैजिक नहीं है, इन्होंने जो एफर्ट्स लिए वो लिए ही है। Yes. तो उसके बारे में तो आपका कितनी बार मैं कांग्रेचुलेशंस को समझ में नहीं आ रहा है। वो ठीक है, वो उसके बाद में जो है, जब किड्स आपके बड़े होने लगे, आपने मेरे ख्याल से वहाँ पे खुद का घर भी बनाया। हाँ। देन यू डिसाइडेड एट
once I think you decided or planned to come back India, बराबर। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको इंडिया में आने की फिर एक बार ये हो गई? क्योंकि वो तो लग्जरियस लाइफ है वहाँ का। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और शायद डेस्टिनी बोल सकते हैं, लाइक आई गॉट माय सिटीजनशिप सेम ईयर। 2006 में मुझे सिटीजनशिप मिला और मेरे वाइफ को भी, दोनों को। तो बच्चों को बाय बर्थ मिला और हमको नेचुरलाइज सिटीजन बोलते हैं, मतलब हमने जो ग्रीन कार्ड वगैरह जो भी किया है, प्रोसेस से गए। हाँ, प्रोसेस से गए हम लोग। तो 2006 में हमको जब सिटीजनशिप मिला तो तभी IBM ने बोला कि किसी को कलकत्ता जाना है क्या। अच्छा। तो कलकत्ता में उनका एक नया ऑफिस खोलना था और उनका उधर का नॉलेज ट्रांसफर करना था। अच्छा। तो डेपुटेशन पे वो मुझे भेजने के लिए रेडी हो गए थे। ओके। हाँ, बट एट दैट टाइम ऐसा माइंड में नहीं आ गया कि भाई ये तो यहाँ पे इतना अच्छा जिंदगी हमारा चल रहा है, व्हाई टू गो बैक अगेन इंडिया, और बच्चे भी अभी यहाँ पे बड़े बड़े होंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ डिस्प्यूट रहा होगा आप दोनों का? ऐसा कुछ हुआ? डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन हमारा दूसरे ऐसे थे कि हम लोग जब यूएस में रहते थे, सो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट ओनली 2 कंट्रीज। एक था इंडिया, दूसरा चाइना। अच्छा। क्योंकि वो टाइम पे अमेरिका वाज कंसीडरिंग वी आर गोइंग टू टेक ओवर देम। अच्छा अच्छा। इन एजुकेशन सिस्टम। तो बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद बताया है कि आप एक बार इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखो। अच्छा। वो लोग कैसे इतने इंजीनियर बनाते हैं, कैसे इतने डॉक्टर बनाते हैं। सो दिस इज अ केस स्टडी यू हैव टू लर्न। तो हमको ऐसा लगता था कि हमारे बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। सिर्फ यूएस का उनको रखना नहीं है, कंटेन करना नहीं है। तो हमको ग्लोबल सिटीजन बनाना। हो सकता है कल उनको चाइना जाना पड़े, हो सकता है उनको साउथ कोरिया जाना पड़े। सो दे मस्ट अडॉप्ट टू द न्यू कल्चर्स एंड लिव आउटसाइड द अमेरिका ऑल्सो। ये स्टडी, ये दूरदृष्टि, इसके बारे में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ये जो पूरी दूरदृष्टि उनकी आपकी है, बिल्कुल, जो स्टडी आप करते हैं किसी भी इसका, यानी बहुत दूर का देखते हैं। हम लोग तो बस शॉर्ट टाइम में देखते हैं। ये हमारी एक वीक पॉइंट हम मानूंगा, लेकिन आपसे लेने वाला ये एक डेफिनेटली आइडियल कैरेक्टर है। बराबर। क्योंकि इतनी लंबी सोच तो आई वुड नॉट हैव थॉट एक्चुअली। राइट। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे आ गए। हाँ, मुझे क्या करना था कि बच्चों को कैसे है कि दादाजी कौन है, दादी जी कौन है, नाना जी, नानी जी। और हम लोग आते थे 3 साल में एक बार, 3 हफ्ते 5 हफ्ते रहते थे, कि 2 हफ्ते में बीमार ही रहते थे। तो फिर कुछ घूमने का होता नहीं था और उतना अटैचमेंट नहीं हो रहा था, बॉन्डिंग जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो लकीली मुझे वो मौका मिला। IBM खुद अमेरिकन डॉलर्स पे इधर का पेमेंट देके मुझे यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब चलो 2 साल ट्राई कर लेते। तो कलकत्ता में आ गए? हाँ, कलकत्ता में आ गए। मेरे 1-2 प्रॉपर्टीज थे वहाँ पे, वो हमने बेच के वाइंड अप किया। अच्छा। लकीली अमेरिका में क्या है, रिसेशन होता है हर 8 साल में। अच्छा। तो कोई टाइम तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने वो बेच के जब आया तो पता चला कि हमने अच्छे टाइम पे बेचा। बाद में पता चलता है। वंडरफुल। सो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट्स थे हमने इंडिया लेके आए। और मुझे बहुत बेहद खुशी है कि मेरे फैमिली को, जो बच्चों को मुझे जो चाहिए था, मतलब टारगेट सेट किए थे मैंने कि नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स मुझे क्या करना है। कि एक तो बच्चों का एजुकेशन अंडरग्रेड यहाँ पे करना है। सर, अमेरिका में आपको मालूम है कि अंडरग्रेड बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा। बहुत। अभी तो आप अगर आज देखोगे अच्छे यूनिवर्सिटी में $70,000 साल भर की सिर्फ फीस है सर। ये अच्छे कॉलेज के लिए कमाई के हिसाब से बताऊंगा ना कि वैसा नहीं है सर। वहाँ के जो पेरेंट्स है ना, मदर फादर दोनों जिंदगी भर कमाते हैं और 2 बच्चे हैं तो पूरा यूनिवर्सिटी पे देके आते हैं। We are lucky, India is lucky then. Absolutely. बहुत एक्सपेंसिव है सर। ये भी प्लानिंग था आपका? यहाँ तक 12th अंडर ग्रेजुएट का करेंगे। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस आना कि मैंने इधर अंडर ग्रेड करके उधर MS किया, और जो मैं जिन लोगों के साथ काम करता था उधर के अंडरग्रेड वालों के साथ ही किया था। अच्छा। सो आई सॉ दैट देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस। तो आप इधर एजुकेशन भी ले सकते हो, उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हो, उधर ही पढ़ना जरूरी नहीं है। सो फाइनेंशियल, फैमिली का जो मुझे कल्चर देना चाह, और ग्लोबल सिटीजन, ये 3 रीजंस की वजह से मैं इंडिया आने का, ये जो प्लान आपने बनाया था कितना सही साबित हो गया। देखो, एक तो आपके बच्चों को अच्छा लगा हो गया हम लोगों से, इंडियंस रिलेटिव्स जितने भी थे। बिल्कुल। यहाँ का कल्चर भी उनको अच्छी तरह से मालूम हो गया। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मराठी में बात भी नहीं कर सकते, अभी अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं। ये संस्कार जिसको हम कहते हैं, अभी मैं आता हूँ घर पे तो आपका बड़ा बेटा रवि जो है वो बिल्कुल मेरे पैर छूता है। सो रियली यू कॉन्कर्ड इन दैट। और
दूसरी बात एक ऐसी है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन होने के बाद आपका जो प्लान है कि ठीक है भाई आपको करना है तो वहाँ पे करो, नहीं तो यहाँ पे करो। एग्जैक्टली Now they are free. I think your daughter is now in USA. After completing computer science course here. हाँ, दोनों ने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन किया। हाँ। मेरा बेटे ने नागपुर VNIT से कंप्यूटर साइंस किया। गुड। और बेटी ने VIT पुणे से किया है। तो मैंने बोला कि अंडर ग्रेड होने के बाद यू आर फ्री। अच्छा, आपको अमेरिका जाना है जाओ, आपको नौकरी करना है करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिकॉज वट एवर टारगेट्स आई हैव सेट टिल दैट एज, सो वी अचीव्ड ऑल दोस टारगेट्स। वंडरफुल। या एंड सर प्लानिंग सब लोग करते हैं, हार्ड वर्क भी सब लोग करते हैं, लेकिन ये सक्सेस जो मिलता है, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि किसी का आशीर्वाद है कि मेरे ऊपर ये तीनों चीज। आपकी ऑनेस्टी भी है, आपका वो पूरा संस्कार भी आपके ऊपर अच्छे है, रिलीजियस भी है, आप दोनों, एवरीथिंग इज देयर। ब्लेस्ड तो है डेफिनेटली, भाग्य आपके साथ है, लेकिन भाग्य भी कर्म के साथ होता है। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है। और अभी पुणे में आने के बाद आपका बिल्कुल यू टर्न हो गया। एक टाइम ऐसा आ गया कि यहाँ पर भी आपने IT सेक्टर में सर्विसेज दी, एक्सटेंशन में हुए थे मेरे ख्याल से, पर उसके बाद में हम सब लोगों को जब शॉक हो गया, जब आपने डिसाइड कर दिया कि भाई मुझे अभी ये स्टॉप करना है और आई वुड लाइक टू रिजाइन माय जॉब, तो उसके बाद में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप बिल्कुल बिजनेस फील्ड में आ गए। यस। तो ऐसा क्या हुआ? लाइफ टाइम में ऐसा होता है कि अराउंड एज 40 to 50 सभी के लाइफ में एक आता है, उसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। अच्छा। उसमें क्या होता है कि आप ऊपर नहीं जा सकते, मतलब मैनेजमेंट में कंपटीशन बहुत रहता है, आपको ऑलरेडी 18 घंटे काम कर रहे हैं और कितना करोगे, या फिर आपको फिर नीचे तो नहीं जा सकते, यू कैन डाउनग्रेड, दूसरे कंपनी में जाओगे तो फिर सेम पोजीशन में रहोगे। तो ये मिड लाइफ क्राइसिस होती है, तो इसको मैंने मिड लाइफ अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और मैंने सोचा कि अभी मुझे किसी के लिए काम नहीं करना है, क्योंकि तब तक मेरे जो टारगेट्स थे, फैमिली को मेंटेन करना, बच्चों को बड़ा करना, उनका एजुकेशन कंप्लीट करना, खुद का घर रखना, ये जो बेसिक नेसेसिटीज थे वो सब अचीव हो गए थे। सो नाउ किसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं? सो नाउ आई वांट टू वर्क फॉर माई सेल्फ, but not only work for myself, but I want to develop the next young generation as entrepreneurs. Good. तो वो मेरा बिजनेस का मोटिव था। अच्छा। और मैंने सोचने का चालू किया कि I want to get out of the job and I want to get into बिजनेस सेगमेंट में। तो उसकी तैयारी पहले से की या ऐसा एडवांस आपने कर दिया? नहीं सर, हर एक चीज मैं पहले से करता हूँ। हर एक चीज प्लानिंग होती है। अच्छा, सही प्लानिंग होती है, उसका ड्यूरेशन होता है, स्ट्रेटेजी भी होती है। अच्छा, एवरीथिंग। एक हाथ में ब्रेड है तो उसके पहले ही अब जो है आप दूसरे इसके भी ट्राई करते हैं। 100%। मैं जब भी काम करता था US में, तभी मेरे दिमाग में एक कीड़ा रहता था हमेशा कि नौकरी करूंगा तो फैमिली चलेगी, लेकिन मैं वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। वेल्थ क्रिएट करने के लिए एडिशनल इनकम जरूरी है। गुड। वॉट एवर सोर्स इट इज। तो मैं जब नौकरी करता था तभी दूसरी नौकरी पार्ट टाइम करता था। अच्छा। वो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तभी सुबह एक नौकरी, शाम में एक नौकरी करता था। और मैं जब भी नौकरी करता था तभी मैंने US में askindia.com बल्कि वेबसाइट चालू की थी। तो इंडिया का कम्युनिटी का आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे वेबसाइट पे मिलता था। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज वे अहेड ऑफ द मार्केट। अच्छा। तब तक मार्केट में वेबसाइट इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन हमको मालूम था। तो उसके बाद प्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस बोल के मैंने जो प्लेसमेंट सर्विसेज करते हैं IT वालों को, वो चालू किया। तो दिमाग में हमेशा कीड़ा था कि भाई फैमिली के इनकम के अलावा मुझे वेल्थ के लिए कुछ तो करना है। और वही जो मेरे अंदर चीज थी, दैट काइंड ऑफ गिव मी बूस्ट आफ्टर आई केम टू इंडिया। अंदर जब मैंने रिटायरमेंट लिया 2014 में, मैं एक्सेंचर में काम करता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से कंपनी से US में मैंने काम किया। सबसे पहले IBM में किया था, उसके बाद IEEE किया था, उसके बाद M&M जो अपन वो स्नीकर्स खाते हैं ना, 20 रुपये वाला मिलता है, उसके कंपनी के हेडक्वार्टर्स में काम किया है। M&M के बाद मैंने लूसेंट टेक्नोलॉजीज किया है। लूसेंट टेक्नोलॉजीज जहां पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पैदा हुई है। मतलब जो किताब मैं हैदराबाद में था तो मैं पढ़ता था, वो उधर लिखी थी। तो वहां के जो लोग, तो उनके कंपनी में जाके मुझे काम करने का मौका। AT&T Labs was the number 1 labs in the country world। अच्छा। एट दैट टाइम फाइबर 1 से चालू किया है। सो AT&T में था, हवाया में था,
और बाद में IBM और एक्सेंचर। तो ये एक्सेंचर मेरी आखिरी कंपनी थी, मतलब 15-20 साल IT में हो गए, बहुत साल हो गए। अभी अपने को कुछ तो भी अलग करना है, सो इसलिए मुझे बिजनेस में आने का बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। तो आपने वो सर्विस अपार्टमेंट्स एंड दैट रियल एस्टेट, ये 2 सेक्टर आपने चुने मेरे ख्याल से। यस, मैंने उधर जंप नहीं किया, तब तक मेरा ब्रिज तैयार नहीं था। मैंने पहले ब्रिज बनाना चालू किया, जॉब पे रहते हुए मैंने एक्स्ट्रा काम करके मेरे वाइफ के साथ में मिलके हमने सर्विस अपार्टमेंट बिजनेस चालू किया। पहले देखा कि पानी कितना गर्म है, हो सकता है कि नहीं, जा सकता है कि नहीं। फिर मुझे जब कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक्सेंचर छोड़ के उतना ही पैसा कमा सकता हूँ कम काम करके, तो क्यों ना मैं चालू करूँ। तो फिर मैंने वो एक्सेंचर क्विट किया और जहाँ पे मेरा जो रूम्स इन्वेंट्री था उसको मैंने ट्रिपल किया। गुड। और ये जो सर्विस अपार्टमेंट का आइडिया है, फिर से मेरे गुरुजी रमेश चावला जी जो मेरे दोस्त थे, अच्छा। उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि तू तेरा प्रॉपर्टीज है, तो क्या करने वाला है, तो व्हाई डोंट यू जस्ट लुक इनटू दिस सर्विस अपार्टमेंट बिजनेस। और उसके जैसा आपने बोला कि मैं अगर मुझे डायरेक्शन मिल गया तो मैं उसका सोना करता हूँ। तो इतना अच्छा सर्विस अपार्टमेंट का बिजनेस मैंने किया कि कोरोना के पहले मेरे पास 60 रूम थे, 60 रूम्स का होटल आप बोल सकते हैं। क्या बात। एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी सैटिस्फाइड विद दैट अचीवमेंट। कोविड के बाद में ये आ गया, स्ट्राइक आ गया, ठीक है। तो ये रियल एस्टेट का थोड़ा अलग सेक्टर आता है ना सर्विस अपार्टमेंट से, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? सर, मेरे को हमेशा एक चीज ये लगती है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ होना चाहिए। अच्छा। जैसे झाड़ लगाते हैं तो झाड़ तो 2 दिन में तो बड़ा नहीं होता है, पौधा रहता है, उसका सींचना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है। लेकिन एक बार जब बड़ा हो गया तो वो आपको हर साल फल देते रहता है। तो मेरा ऑर्गेनिक सोच का ग्रोथ था। हमेशा मैं ऐसे ही चालू करता था कि 1 अपार्टमेंट से 2 अपार्टमेंट, 2 से 4। और ये जो लॉजिकल बिजनेस है, मैं सुपर ब्रिलियंट इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन एवरेज IQ है। तो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी अगर एवरेज IQ वाला कंसिस्टेंसी सातत्य म्हणतो बिजनेस करेगा तो वो डेफिनेट सक्सेस हो सकता है। सक्सेस हो सकता है डेफिनेटली। क्या बात है। नहीं, ये तो आपने जो पहले बताया कि यू आर ब्लेस, ये तो सही है कि कई बार हम देखते हैं लोग प्रयास करते हैं, प्लानिंग ठीक तरह से नहीं हो सकती है, एक आध बार तो फेल भी जाते हैं। तो आपके बारे में ऐसा कुछ वर्स्ट केस नहीं हुआ मेरे ख्याल से? हाँ, फेलियर मैंने हुआ नहीं मेरे लाइफ में, क्योंकि जो भी मैं सोच समझ के करता था, स्टेप लेता था। अगर वो स्टेप नहीं हो रहा है तो उसको आगे जाता नहीं था। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़ा सोचते हैं, ज्यादा पैसा डालता है, बाहर से पैसा लाता है, दे ट्राई टू डू समथिंग बिग इन द मिड लाइफ क्राइसिस। और क्या होता है कि उनकी एक तो नौकरी नहीं रहती, पैसा जो जमा हुआ रहता है वो भी चले जाते हैं, 6 महीने में ठन गोपाल हो जाता है। तो पैसे भी नहीं रहते, नौकरी भी नहीं रहती, दे कम अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड आई हैव सीन दिस पीपल। सो आई वुड सजेस्ट, अगर कोई जा रहा है तो उसको ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। आजकल जो ऐसा फट से हमको पैसा चाहिए, हाँ, क्विक मनी के पीछे जाएंगे तो वो प्रॉब्लम होता है। वो लेकिन ये मैं देखता हूँ, आज भी देखता हूँ आपको, एवरीथिंग यू हैव गॉट नाउ, पर आज भी आप कम से कम मेरे ख्याल से तो हर काम में देखता हूँ आपको 15 तो 18 साल तक 18 वर्ष तक काम करते हैं। यस। तो वो जब आज का जनरेशन बोलने लगता है हमको कि सर हमको स्मार्ट मनी चाहिए, हमको ऐसा हार्ड मनी नहीं चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल थिंकिंग वाला हूँ। आजकल के बच्चों को अगर आप पूछोगे तो दे हैव बिग आइडियाज एंड बिग अपॉर्चुनिटीज आल्सो। क्योंकि अभी आप देखो तो करियर अपॉर्चुनिटीज है थाउजेंड्स, और उसमें आपको किसमें भी बिजनेस कर सकते हो, और पैसा लाना भी इतना मुश्किल नहीं है मार्केट में। इफ यू हैव सुपर आइडिया, अच्छा, कर सकते हैं। तो उनके लिए अगर इफ यू आर ड्रीमिंग बिग, यू शुड, बट स्टार्ट स्मॉल। अच्छा, आप चालू करो, कम से कम इन्वेस्टमेंट में जो हो सकता है वो ऐसा, या स्मॉल इसमें। हाँ, इन्वेस्टमेंट में भी आप बढ़ा लेते हो तो आपके ऊपर सब बर्डन आता है, क्योंकि उसका रिपे करना है, उसका इक्विटी रहता है, लोन रहता है, इंटरेस्ट रहता है। इतना आप बर्डन अननेसेसरी मत लो। आपको जब बिजनेस ट्राई करो, बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसको आगे बढ़ाओ। ऐसा मेरा तो ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि करना चाहिए बड़ा, लेकिन स्टार्ट स्मॉल एंड टेक स्टेप बाय स्टेप, और डेफिनेटली यू विल रीच दैट ड्रीम। लेकिन सडनली बड़ा होने से थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। ये यहाँ जब आपके साथ मैं पहली बार मिला
2000 यहाँ पे पुणे में 2012 में 13 में आपकी वजह से मैं मगरपट्टम में भी आ गया, राइट, ये बताना चाहूंगा। यस। पर उस टाइम के प्रवीण और आज के प्रवीण पोल्स अपार्ट है 100%। यानी उस टाइम उनका काम ही चला था, आज भी काम ही चल रहा है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों के लिए वो काम करते हैं। बिल्कुल। सोशल नेटवर्किंग और सोशल कनेक्शंस आपके जो आज है, राइट, रियली वंडरफुल। तो ये कैसे टर्न हो गया पूरा आपका? बिल्कुल, इसका मैं थोड़ा सा पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि सीड कहाँ से मैंने हुआ। हमने डिक्शनरी में नेटवर्क शब्द तो पढ़ा ही है, और हम लोग कंप्यूटर वाले तो हमको नेटवर्क मालूम ही है। लेकिन जब मैं पहली बार इंडिया मतलब आता था रेगुलरली, तो पहली बार जब मैं बीड में आया था, तो आप श्री बालकृष्ण काटे सर जी जो बहुत ही पॉपुलर थे वहां पे, आपने मुझे एक लायंस क्लब का मीटिंग में लेके गए थे। तो तभी मैंने देखा कि नेटवर्क का सही मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको जो कनेक्ट्स थे, आपके जो लोग थे, आपने जो कॉन्टेक्ट्स किए थे, ये मैं देख के हैरान हो गया सर कि मनी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट, कि इसको नेटवर्क बोलते हैं। तो वो नेटवर्क का मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन जब मैंने जॉब छोड़ा। सो जॉब में कैसे होता है कि हमारे दो ही टारगेट्स होते हैं, मेरा बॉस और मेरा कस्टमर, एक घोड़े की नाल की जैसे हम लोग चलते हैं। लेकिन जब मैं बिजनेस चालू किया, सो जमीन आसमान का फर्क गिरा मेरे में। मैं इतना जो बात कर रहा हूँ ना, ये अभी के पहले नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं। आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट। करेक्ट। अभी हमारा एक्सेंचर में भी जब भी मैनेजर्स का प्रेजेंटेशन वगैरह होता था, तो मैं आखिरी में रहता था, समय थोड़ा होता है बोल के। बट दिस हैज चेंज मी अ लॉट इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब मेरे सोशल कॉन्टेक्ट्स बढ़ गए। You know, I have people friends ऑस्ट्रेलिया से है, सिंगापुर से है, यूएस से है, एंड एवरीवन इज कनेक्टेड। अभी टेक्नोलॉजी भी उतनी हो गई है एक्सेसिबल, पहले उतनी नहीं थी। बट आई वुड गिव द क्रेडिट टू यू बिकॉज फर्स्ट टाइम आई सॉ कि नेटवर्क का नहीं, वो क्या है, क्रेडिट आप देते हैं मुझे, वो बात सही है, वो ठीक है, लेकिन ये इसके पीछे जो हार्डवर्क करना है, वो तो आपने किया है, मैंने क्या किया एक्चुअली। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू एट द एंड। लेकिन अभी मैंने जो देखा आपको, आपके प्रेसिडेंटशिप का कार्यकाल तो खत्म हो गया, एक बहुत वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, HBC नाम के। एक इंटरव्यू हमने HBC भी बनाया था, हार्मोनी बिजनेस कनेक्ट, तो उनके फाउंडर से मैंने एक इंटरव्यू बनाया था। करेक्ट। तो उसके अपने हडसन ब्रांच के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बिल्कुल। तो वहां पर भी आप बहुत पॉपुलर हो गए। यस। वंडरफुल कनेक्शन आपने वहां पे जोड़ लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी बच्चन जी के साथ भी सर का बहुत अच्छा कनेक्ट हो गया है। वो जो हमारा एक फंक्शन रहता है, एक इवेंट हर वीक में आता है, KBC, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसके लिए बिल्कुल ये इन्होंने जैसे कितने पुणे के कम से कम 300-400 लोगों को तो आपने वहां पे ऑडियंस बोल के लिया। 4-5 ट्रिप हुए हमारे, 5-6 ट्रिप हो गए, एवरी टाइम 50-60 आई थिंक इजीली। और वो लोगों को कनेक्ट करके उनको वो एक ऐसा उनका एक इस पे ऐप पे मेरे ख्याल से एक कुछ भी ये था, फॉर्म भरना था, वो पूरा ऑनलाइन करना था। लेकिन वो जो फॉलो अप आप करते हैं उनके ग्रुप बना के वगैरह, और उसके बाद में उनके जो फोटो रहते हैं बच्चन जी के साथ या उस KBC के इसमें, तो वो लोगों को जो खुशी मिलती है, बराबर उनके चेहरे पे जो खुशी रहती है, और जब मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ उस ग्रुप में, तो रियली मेरा दिल ऐसा इतना ये हो जाता है कि प्रवीण जी ने क्या क्या कमाया है। सही बात है, वंडरफुल। तो वो कैसा कर पाए आप लोग? सर IT में क्या है ना कि हमको हमेशा एक चीज सिखाई जाती है कि आप अगर 4 साल में बदले नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाते हो। यू आर नॉट रिलेवेंट एनीमोर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमने प्रोग्रामिंग सीखा 4-5 साल के बाद, हमको थोड़ी प्रोग्रामिंग करना है, वो जूनियर करते थे। तो फिर हम लोग और कुछ सीखते थे और कुछ सीखते थे, इस तरह से हमको कंटिन्यूअस इवोल्यूशन जो बोलता है वो करने की आदत हो गई थी। तो उसी तरह हमको भी बिजनेस में मेरे को करना पड़ा कि नया कुछ सीखना है, नया कुछ करना है। और मुझे अपने जो HBC के फाउंडर मेंबर है विशाल जी और सतीश जी, वो हमेशा पूछते हैं कि सर आप इतनी एनर्जी लाते हो कहाँ से? करेक्ट करेक्ट। क्योंकि वो रात के 2 बजे भी मेरा मैसेज आता है। मैं आखिर में पूछने वाला था। मैं
अभी HVC की बात आएगी तो मैं बोला बता देता हूँ सही है कि they were also very much impressed कि यार ये आदमी काम कैसे करता है, एकदम वो खरगोश की तरह always running and dynamic and keeping everyone active, everyone engaged. तो मुझे ऐसा लगता है कि I like to be busy. करेक्ट, That is the fundamental thing. और उससे क्या होता है कि मेरा प्रोडक्टिविटी व्हेन यू लुक एट थिंग, कम से कम 5-6 चीज मेरे दिन में चालू रहते हैं. सोशल रहता है, बिजनेस रहता है, फैमिली रहता है, और कुछ तो भी नया करने का रहता है. और आई एम ए बिग प्रोपोनेंट ऑफ ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटीज. अगर ये इंटरव्यूज कोई सुन रहे तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको आती है तब उसको यही संदेश है आपका. हाँ, लूं क्या, करूं क्या, देखूं क्या, नहीं हुआ तो ये सब छोड़ दो, ट्राई करो, नहीं हुआ तो उधर ही आने वाले हो. अगर ट्राई में सक्सेस हो गया तो ट्रांजिशन करो, और ट्रांजिशन सक्सेसफुल हो गया तो टारगेट रखो, TTT. करेक्ट. तो ये कोशिश करो. मैं बच्चों के जब कॉलेज में जाता हूँ, अलुमनाई को बात करता हूँ, उनको बोलता है कि ग्रैब द अपॉर्चुनिटी व्हाटएवर इट इज. वंडरफुल. उसमें 100 में से शायद 50 काम करेंगे, 50 नहीं करेंगे, इट्स ओके, बट एटलीस्ट यू ट्राइड. सो आई थिंक दैट इज वन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव. वाह, बहुत ही. आज ये बातचीत तो मेरे ख्याल से प्रवीण जी अभी आप इतने माहिर हो गए बातचीत करने में, तो ये और 1 घंटा भी चल सकती है. चल सकते हैं आराम से. फिर एक एपिसोड आपके ऊपर जरूर बनाना है. पर मुझे थोड़ी बात मधुवंती से भी करनी है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उनको भी मुझे पूछना है, क्योंकि एवरीथिंग वाज न्यू व्हेन शी ट्रैवल्ड फॉर USA एंड दैट ऑल दैट. तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा बिल्कुल इस इंटरव्यू के लिए. सर, मेरे को एक ही चीज बोलना है कि इफ आई एम द फ्लैग ऑन द पोल, शी इज द पोल. क्या बात है. वंडरफुल वंडरफुल. मतलब शी इज देयर ऑन द ग्राउंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी. मैं तो ऊपर हवा में तैर रहा हूँ, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी है वो मतलब बढ़िया है. अभी उनके साथ बातचीत करेंगे तो फिर और डिटेल में बात करेंगे. थैंक्स. अभी मधुवंती को बुलाएंगे. यस सर. नमस्कार मधुवंती. एक्चुअली जैसे मैंने प्रवीण जी को कहा वैसे आपको भी कहूँगा, ये तो बिल्कुल मेरा सौभाग्य है जिसको मैंने बहुत ही छोटा देखा है. जब हमारी शादी हुई, एट दैट टाइम शी वॉज इन हार्डली आई थिंक 8th-9th क्लास समथिंग. हाँ, 83 में हमारी शादी हो गई. तो उस टाइम की मधुवंती आगे जाके इतना कुछ कर सकती है, इतना कुछ पा सकती है, ऐसा सोचा भी नहीं था. ये कथा जो शुरू कर दे, क्योंकि मधु को मैंने जो देखा है, जो स्ट्रगल आपने बचपन में किया, एक्चुअली मधु हैड नॉट टू फेस दैट, क्योंकि उसके पेरेंट्स के इसमें, और ये जो पूरा फैमिली 5 मेंबर्स का उनका था. वो हमारे जो ससुर है आपके हमारे, तो वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर थे. तो घर में पूरी सुविधा है. अच्छा. और नौकर चाकर ये वो बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं ऐसा. और इतने पैम्पर्ड चाइल्ड लिए रहे हैं हमारी मंजूषा मेरी धर्मपत्नी और मधुवंती और वो मंगेश. तो इनको देखने के बाद हमको लगता था यार हमारा बचपन कितना स्ट्रगल में गया. और इनको बिल्कुल अल्लड़ जिसको बोलते हैं ऐसे. लेकिन ये शायद हमारी लव स्टोरी से इंस्पायर हुई होंगी, लेकिन आप कैसे अटक गए लोग इसमें प्रवीण जी से? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को इस आपके चैनल में बुलाने के लिए. हम ये सौभाग्य समझते हैं और हमें खुशी भी बहुत है इस चैनल में आने के लिए. तो बचपन तो आपने देखा ही था, मैं बहुत छोटी थी तभी आपसे मुलाकात हुई थी और आपने मेरी दीदी से शादी की थी. तो बचपन से जानती हूँ आपको. तो इनसे मुलाकात मेरी जब मैं 15-16 साल में रही होंगी. 15-16 साल में? वो इतने कम उम्र में? कम उम्र में आए थे, जो हमारे घर में रहने के लिए आए थे एज अ टेनेंट. ये इंजीनियरिंग कर रहे थे? अच्छा. तभी मैं 16-17 साल. हम लोग बीच बीच में आते थे ससुराल में, तो आपको शायद देखा होगा वहाँ पे ऊपर आप रहते होंगे तो. हाँ, कुछ शटल वगैरह खेलते थे हम उस टाइम. ऐसे टेनेंट आए थे. और मेरे पिताजी का पहला उनको ये शर्त था कि हमारी लड़की उनकी तरफ देखना नहीं है. अरे मूवी में रहता है.
सच में ये तो सही है। पिताजी ने उनको शर्त माता जी ने भी बोला था हाँ कि घर में लेडीज है, बच्चियां है, बिल्कुल इधर उधर नजर नहीं डालेगी। बिल्कुल वार्निंग दिया था। वो साइकोलॉजिकली फिट हो गया बिल्कुल। ये नहीं करना है बिल्कुल तो कर दो ये। अच्छा 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 अच्छा। मैंने कहा था, लेकिन फिर 4 साल वो रहे हमारे घर में। हाँ, तो आपका ग्रेजुएशन वहाँ पे नांदेड़ में होगा उस टाइम? मेरा ग्रेजुएशन मुंबई में हुआ। मुंबई में हुआ? अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन का शुरुआत, अंडरग्रेड का शुरुआत नांदेड़ में हुआ था, फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो उस टाइम प्रवीण जी आए आपके लाइफ में? नहीं, मैं जब 12वीं में थी तभी आए थे वो। तभी आए थे? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो 4 साल चला गया। करेक्ट। तो मैं उनको देखती थी। और 4 साल आपको निकला नहीं घर में? हमारे ससुराल कुछ था ही नहीं। किया नहीं था। अच्छा अच्छा रहना था ना घर में। गुड गुड गुड। तो मैं देखती थी उनको कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ वो पर्सनालिटी थे। गुड। और बड़ों का आदर, छोटों से अच्छे से बात करते थे। फ्रेंड्स उनके बहुत अच्छे थे। टीवी देखने को आते थे मेरे ख्याल से। हम एक दो बार आए थे तो रामायण मालिका देखने के लिए आते थे। या फिर क्रिकेट मैच रहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। खुद भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते। अच्छा, कॉलेज में आके खेलते थे। अच्छा, कभी देखती थी इनके मैच। अरे वाह, क्या बात है। तो वो So सब you got impressed? लव एट फर्स्ट साइट ऐसे हो गया समझो? ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, लेकिन देखते हो गया था। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। उनके जब गुणों को देखा था, उनके वो इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ाई मेहनत करते थे। क्या बात। तो डिस्टिंक्शन में आए थे वो फाइनल ईयर में। तो वो सब इम्प्रेस करता था मुझे। अच्छा। लेकिन हिम्मत नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा ने ऑलरेडी बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा अपने घर में। तो फिर उसके बाद में मेरे पिताजी का मुंबई में ट्रांसफर हुआ, वो मंत्रालय में ज्वाइन हुए। तो तभी मैं भी मुंबई आई थी। जब मुंबई आई नांदेड़ से, तभी देखा था कि ये तो एटमॉस्फेयर एकदम अलग है। अलग था। जो मैंने SNDT में एडमिशन लिया। अच्छा। मैंने MA म्यूजिक किया वहाँ पे। MA म्यूजिक किया? बचपन से म्यूजिक आपको ये है? करेक्ट। मेरी शौक था, मेरे घर में भी संगीत था। तो तभी मैंने जब एडमिशन लिया, तभी एडमिशन तो था, तो संगीत तो था, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अलग था। अच्छा। तो उससे मुझे चेंज आ गया कि प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। क्या बात है। जो आया वो मुंबई करेज आ गया। मुंबई आने के बाद करेज आ गया। क्या बात है, वंडरफुल। तो फिर तभी तो ये चले गए थे, इनका ग्रेजुएशन हो गया था, चले गए थे। हमारा कुछ टच नहीं था, लेकिन इन्होंने जाते जाते कुछ तो करके गए थे। You got totally involved in him. नहीं तो फिर वो एक दिन हमारे घर आके बैठ गए। तो फिर मुझे वैसे तो कांटेक्ट कुछ नहीं था, लेकिन फिर बाद में कांटेक्ट हो गया। और फिर हमारा स्टोरी से शुरू हो गया। गुड 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 गुड। तो फिर तो ये लव मैरिज हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से आप दोनों एक साथ जुड़ गए। तो इनके साथ जब आपको USA जाना था, जैसा इनका ही था पहला एक्सपीरियंस फ्लाइट का वगैरह, वैसे ही आपका भी मेरे ख्याल से पहले ही था वो एक्सपीरियंस। वो तो और उस एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग। हाँ, क्योंकि मुझे जब ये आए थे लेने के लिए, तभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि आने वाले हैं या आएंगे। क्योंकि 3 साल पहले हम लोग ट्राई कर रहे थे शादी फिक्स करने का, लेकिन अपोजिशन की वजह से नहीं हो रहा था। तो ये ऐसा मोड़ था कि जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता था कि हम क्या आने वाले हैं साथ में फिर से। तो तभी वो आए और फिर उन्होंने मुझे लेके गए। तो फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर हम लोग US पहुंच गए थे। क्या बात। तो अनएक्सपेक्टेड, अनइमेजिनेबल ऐसा सब हो रहा था तभी मेरे साथ। नहीं, US में आने का, क्योंकि मैं जहाँ तक मधु को मैंने जो देखा है, वो मराठी मीडियम की स्टूडेंट, और ऐसे इतना ऐसे एकदम एवरेज टाइप में उनका ये पूरा ये था, कम भी नहीं, संगीत में ज्यादा था, तो इंग्लिश में इतना ऐसा टॉप है ऐसा भी नहीं था। तो हमको तो ऐसा डर लगा रहता था, भाई हाउ शी इज मैनेजिंग देयर, ये क्या करी होगी वहाँ पे, उसको इंग्लिश तो आता ही नहीं। और प्रवीण तो बिल्कुल दिन भर तो अपने ऑफिस में रहते होंगे, तो मधु क्या करती होगी, किससे बातें करती होगी। तो ये एडाप्टेशन बाद में जब 2-4 साल तक कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ था,
बाद में जब फोन आने लगे एंड व्हेन शी वाज टॉकिंग वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश, तो उसके बाद में भी जब मंगेश की शादी में आप आए थे एट दैट टाइम, तो आई गॉट सरप्राइज, अमेज, ये कैसे कैसे कहाँ से सीख लिया? वो तो वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है। अच्छा। वहाँ पे और मैं, हमारे जो फ्रेंड सर्कल थे वो इनके सारे फ्रेंड्स तेलुगु थे। अच्छा। तो उनको मराठी नहीं आता था ज्यादा, हाँ। हिंदी भी बात नहीं करते थे। अच्छा, और इंग्लिश ही ज्यादा बात होता था। अच्छा। तो वो धीरे धीरे आदत हो गया। वैसे इंग्लिश मेरा अच्छा ही था। अच्छा, गुड। मेरा सर हमें सिखाते थे। अच्छा। उन्होंने हमारे स्कूल में इंग्लिश अच्छा सिखाया। जल्दी एडॉप्ट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ फ्लुएंसी का था कि बात करने का था, तो वो बात करते करते आ गया वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ऐसा लोनलीनेस आपको मालूम हो रहा था? लोनलीनेस थोड़े दिन था पहले, क्योंकि इनका फ्रेंड सर्कल ऑलरेडी वहाँ पे था। हाँ हाँ। तो इतना ज्यादा लोनली घुल मिल गए बाद में? नहीं हुआ। हाँ, घुल मिल गए। अच्छा। और क्लाइमेटिक कंडीशंस को एडजस्ट कर लिया? क्लाइमेटिक कंडीशंस तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अरे क्या बात है। क्योंकि स्नो तो बहुत पसंद था। दोनों बड़ा सिस्टर एक ही है। तो मैं जब गई थी तभी मैंने जब नेक्स्ट डे देखा था तो हमारे घर में ऊपर इतना सा अरे बाप रे, फर्स्ट डे फर्स्ट डे। क्या बात है। आई वाज सो लकी। मैं विंटर के टाइम गई थी, मार्च। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे घर के सामने इतना सुंदर वहाँ पे वो बर्फ गिरा हुआ था। जब मैं नींद से खुली तभी, क्या तो पहली बार देखा था मैं, बहुत एंजॉय किया मैंने। वाह वाह। अपन पिक्चर में देखते हैं, वो दिखाते हैं, उन्होंने हकीकत में देखा है। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस। फर्स्ट डे, फर्स्ट टाइम जब एयरपोर्ट से गई थी तो मैं नींद में थी, तो मैंने कुछ देखा नहीं था, तो जाके सो गई। और जब सुबह उठा तो इतना सारा बर्फ घर के सामने। तो मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि पहली बार देख रही थी। क्या बात, और वंडरफुल। इन्होंने मुझे घुमाया भी बहुत सुंदर सुंदर जगह पे। तो माउंट रशमोर गए थे हम लोग वहाँ पे, जो वहाँ पे है कनेटिकट नहीं, मिनेसोटा के बाजू में। तो वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया। तब मैंने पहली बार मैं स्नो में भीगी वहाँ पे। जो स्नो का रेन होता है, स्नोफॉल, जो मैंने देखा था वहाँ पे, बहुत एंजॉय किया। गुड गुड। तो उसके बाद का हमारा लाइफ ही पूरा ऐसा ही एंजॉयमेंट वाला ही लाइफ रहा है। क्या बात है, आज तक वो एंजॉयमेंट चल रहा है। अभी भी चल रहा है। फुल क्रेडिट गोज टू हिज हार्ड वर्क, हिज एफर्ट्स एंड योर सपोर्ट टू हिम। टोटल सपोर्ट जो आप देते हैं। तो कभी ऐसा लड़ाई झगड़े ये वो कुछ वहाँ पे हुए यूएसए में, दोनों में? ज्यादा नहीं हुए। नहीं हुए। ये बिजी रहते थे, इनका तो है। अच्छा, लड़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता था। अंडरस्टैंडिंग हाँ नहीं थे। कैसा रहता है, लाइफ एकदम स्मूथ रहता है। करेक्ट करेक्ट। वहाँ पे झगड़े होने का ज्यादा चांस ही नहीं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। यानी यही हम लोगों को जो डर रहता था इधर, कि अगर ये अभी यहाँ पे कुछ हो गया प्रॉब्लम तो जाते हैं, बाहर जाते हैं, मायके के पास जाएंगे, इधर जाएंगे, वहां से वो क्या करेंगे? अगर उनके समझो डिस्प्यूट कुछ आ गए करना ही करना है तो क्या करना है। हाँ। लेकिन प्रवीण का नेचर तो इतना सॉफ्ट है और इतना ये है, हार्ड वर्किंग है डेफिनेटली। और बाद में जब इश्यूज हो गए सन और डॉटर, तो उसके बाद में तो फैमिली आपकी पूरी बॉन्डिंग हो गई अच्छी तरह से। वेरी नाइस वेरी नाइस। आजकल जो मैं देखता हूँ बहुत सारे गर्ल्स को जो है वो एक क्रेजी कहेंगे हम, ऐसी एक ये है कि भाई इंडिया में नहीं रहना है, हमको बाहर ही जाना है। तो उनके लिए मधु, आप जो अभी आपने एक्सपीरियंस लिया है, ये आप तो एंजॉयमेंट बोल रही है तो बिल्कुल, और उनका क्रेज ये हो गया। पर व्हाट वाज दैट स्ट्रगल फैक्टर यू हैड टू फेस, ये आप कुछ बता सकते हैं? स्ट्रगल फैक्टर तो एक है कि सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहता है कि आपकी फैमिली वहाँ पे कोई नहीं रहती है। आपके हस्बैंड और आप दोनों है। जैसे यहाँ पे आपको रिलेटिव्स है, माता पिता है, सास ससुर है, सबका सपोर्ट मिलते रहता है। वहाँ पे सब खुद ही करना है। हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही करना है। जो भी स्ट्रगल है, जो भी मेहनत है, जो भी बिल्डिंग, जो फैमिली रेज करनी है, बच्चे बड़े करने हैं, तो दोनों को ही करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं दोनों को ही फेस करना है। इट्स अ वेरी बिग अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे लगती है। वहाँ पे
अगर नहीं होता है तो फिर बहुत मुश्किलें आती हैं। अच्छा, तो ये अभी आजकल पूरी जानकारी लेके ही लड़कियों ने सोच समझ के जाना चाहिए। एडजस्टमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइजेस होती है, दोनों को करने पड़ते हैं। और एज अ फैमिली तो एज अ फैमिली बिल्डिंग करना वहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जैसा सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिलते, बाकी के रिश्तेदार नहीं हाँ, बाकी के रिश्तेदार नहीं है, और जो भी फेस करना है आप दोनों को भी फेस करना है, यानी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों भी है। भी रहता है। हाँ, करेक्ट। और जैसे हमारे टाइम पे तो यह इतना ज्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं रहता था, मोबाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। हाँ, इंटरनेट आ गया तभी तो नहीं रहता था। हम लोग कभी कभी आजकल तो दुनिया मुट्ठी में, व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आपका वो रियली स्ट्रगल ही था मेरे ख्याल से, तो बिल्कुल स्ट्रगल था। आप पहली बार जब शादी करके होने के बाद गए तो वापिस इंडिया में कब आए थे? 4 साल के बाद आए। रियली क्योंकि उतना एक्सपेंसिव रहता था टिकट्स वगैरह। अभी तो सबके पास उतना है कि वो टिकट निकाल के जा सकते हैं, वीजा निकाल के जा सकते हैं। उतना इजी नहीं था वो टाइम पे, तो सबको 4-5 साल तो लग ही जाते थे आने के लिए। तो जो ट्रिप्स करते हैं यूएस इंडिया ट्रिप्स अभी तो बढ़ गए हैं, उतना नहीं रहता था। तो जो भी है, जो भी लोनलीनेस है या फिर फैमिली की जो याद आती है, फैमिली सिकनेस आता है, क्योंकि वहाँ पे कोई फैमिली नहीं है आपकी, तो आपको ही आपको करना है। तो जो सिकनेस है वो खुद को ही संभालना है। तो हमें लकी ऐसे थे कि इनके दोस्त जो थे, फ्रेंड सर्कल जो था वो बहुत बढ़िया था। उनकी बीबियां शादी करके हमारे बाद में आई, हम सीनियर बाद में आई, तो हमने बहुत एंजॉय किया। गुड वंडरफुल। एक और जो बात मधु की हमें पहले से ये मालूम है, जो वन फैंटास्टिक फैबुलस सिंगर मधु, बिल्कुल। तो आप तो संगीत सुनने में रसिक है, ये हमें मालूम है। लेकिन वहाँ पे अमेरिका में कुछ संगीत के बारे में आप पीछे पड़ गई थी या कैसा था? नहीं, वहाँ पे तो अच्छा चांसेस मिले मुझे। वाह, वहाँ पे मैंने क्लासेस शुरू किए। क्या बात है। हाँ, तो वहाँ पे मैंने अच्छा संगीत। ये महाराष्ट्र मित्र मंडल या ऐसा कोई था? और इंडियन कम्युनिटी जो न्यूयॉर्क में होती थी, वो लोग फिलहार्मोनिक जो ऑर्केस्ट्रा था उसमें करते थे। अरे वाह, बड़े बड़े दिग्गज इंडिया के जो आर्टिस्ट आते थे उनके साथ उसका फोटो है। वाह वाह, क्या बात है। के साथ आशा भोसले जी का बड़े बड़े उनके प्रोग्राम्स हमें देखने को मिले। अच्छा, जैसे मराठी में अरुण दाते हैं, पंडित चौरसिया उनके साथ में था, आणि आता ते रिसेंटली बोलले ते जसराज। हाँ, यस एग्जैक्टली, पंडित जसराज। मैं फोटो देखा था पंडित जसराज का। तो हमें सुनने को मिलते थे बड़े बड़े, और फिर हमें गाने का भी मुझे चांस मिलता था। क्या बात। एक स्वाध्याय कहते हैं वहाँ पे, तो उनसे जुड़ गए थे। अच्छा, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे गीता के पाठ पढ़ाए जाते थे। अरे वाह, क्या बात। वहाँ पे मैं लीडर सिंगर से ऐसे गाती थी। वाह वाह। तो आज भी हमारे ग्रुप की लीडर सिंगर है आप। वंडरफुल वंडरफुल। और अलग अलग प्रोग्राम में मुझे गाने के चांस मिलते थे, और लोग पहचानते भी थे एज अ सिंगर, और एंजॉय भी करते थे। तो एक बहुत ही हैप्पीएस्ट कपल, आइडियल कपल, मेड फॉर ईच अदर कपल ऐसा प्रवीण और मधु का है। और इन दोनों को देखने के बाद बहुत सारे यंगस्टर्स को भी बहुत ऊर्जा मिलती है। आज इन दोनों ने हमारे चैनल के लिए जो भी कुछ टाइम निकाला है, आपने बहुमूल्य समय दिया है। कई बार क्या होता है, यार आप तो हमारे इतने रिश्तेदारी है, तो आप क्या करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही तरीके से टाइम दिया, तो आपका धन्यवाद मानना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि मेरा एक ही प्रयास है, रिश्तेदार है इसलिए इनका इंटरव्यू लेना नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा एक ही प्रयास है कि जो रियल में सक्सेस स्ट्रगल करके प्राप्त किया है, उसका टोटल इंस्पिरेशन बाकी के लोगों ने भी लेना चाहिए। तो बस आई एम कॉन्फिडेंट आपको ये मेरा पूरा इंटरव्यू, हमारी बातचीत पसंद आई होंगी। कमेंट में आप लिखते जाओ, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। मेरे इस चैनल को आज तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करो। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ऐसे सक्सेस स्टोरी अगर दर्शकों में आपके पास है, आपकी खुद की हो या आपके रिलेशन में किसकी हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिख लीजिए, आपका नंबर दे दिए, मैं डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करूंगा। क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है,
सामान्य से असामान्य बने हुए लोगों की संघर्ष कथा, सक्सेस स्टोरी। तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करने में फील फ्री, डेफिनेटली कांटेक्ट करो, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आपसे मैं अभी रजामंदी लेना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट।